कुछ हो सकते हैं। कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद उसने अनुमोदन नोट लिया जिसे क्लेन ने पहले मेज पर रखा था और उस पर नजर डाली। क्या वे पिस्तौल की गोलियां, राइफल की गोलियां या भाप के दबाव वाली गोलियां हैं? यह एक रिवॉल्वर है, क्लेन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ठीक है, मैं उन्हें लेने जाऊंगा। क्या आपके पास बगल में पिस्तौलदान है? एक सज्जन व्यक्ति के रूप में हम आपको सार्वजनिक रूप से आपकी कमर के नीचे कुछ उभरा हुआ रखने की अनुमति नहीं दे सकते। ओल्ड नील ने एक मजाक बनाया जिसे सभी लोग समझ गए। अरे नहीं, क्या मुझे इसे शामिल करने के लिए कैप्टन को बुलाने की जरूरत है? क्लेन सहयोगात्मक ढंग से मुस्कुराया। ओल्ड नील खड़े हुए और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस एक रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। यह एक सहायक वस्तु है। मेरे बात दोहराएं, सहायक वस्तु। क्या आप पहले शिक्षक थे? क्लेन ने मजाक किया। मैंने कुछ समय चर्च के संडे स्कूल और मुफ्त स्कूलों में बिताया। ओल्ड नील ने नोट लहराया और दराज से चाबी निकाल ली। फिर उसने लोहे का दरवाजा खोला जो एक आंतरिक कक्ष में जाता था। परे लोग आम लोगों से बहुत अलग नहीं लगते। क्लेन ने मेज पर नजर डालने से पहले चुपचाप बड़बड़ाया, जहां डायरी के 3 पन्ने थे। सम्राट रोजेल वास्तव में रहस्य के दायरे में शामिल हैं। उनकी डायरी अमूल्य है, दूसरों के लिए वे महज रद्दी कागज के टुकड़े हैं। यह अज्ञात है कि उन्हें कब समझा जाएगा, लेकिन वे मेरे लिए एक मूल्यवान खजाना है। मुझे आश्चर्य है कि डायरी के बाकी हिस्से कहाँ हैं। मुझे और अधिक प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। क्लेन का दिमाग उथल पुथल से गुजर रहा था क्योंकि वह मुश्किल से शांत हो पा रहा था। ये तब तक जारी रहा जब तक ओल्ड नील बाहर नहीं आया और लोहे का दरवाजा बंद नहीं कर दिया। 10 राक्षस शिकार गोलियां, 30 रिवॉल्वर गोलियां, एक बैल की खाल का बगल पिस्तौलदान और एक 7वीं इकाई विशेष संचालन विभाग बैज। कृपया उन्हें गिने और आजमाएं। लॉगबुक पर हस्ताक्षर करना याद रखें। ओल्ड नील ने सामान मेज पर रख दिया। रिवॉल्वर की गोलियों को एक कागज के बक्से में करीने से रखा गया था जो 3 परतों में विभाजित था। गोलियां घरेलू गोलियों की तरह ही पीली चमक से चमक रही थीं, लेकिन वे संकरी दिखाई दे रही थीं। जहां तक राक्षस के शिकार की गोलियों की बात है, उन्हें एक छोटे से लोहे के बक्से में रखा गया था। आकार नियमित रिवॉल्वर गोलियों के समान था, लेकिन उनकी सतह चांदी के रंग की थी। अधिक ध्यान से जांच करने पर छोटे पवित्र प्रतीकों के साथ जटिल और चमकदार पैटर्न थे। सितारों से युक्त एक काली पृष्ठभूमि और नीचे की तरफ आधा लाल चंद्रमा उकेरा हुआ था। बैल की खाल का पिस्तौलदान ठोस लगा और यह एक बेल्ट और बकल के साथ आया। उसके बगल में हथेली के आधे आकार का एक बिल्ला था। इसमें धातु की पृष्ठभूमि थी जिस पर आवा काउंटी पुलिस विभाग और 7वीं इकाई विशेष संचालन विभाग चांदी के पार्ट में अंकित था। उन्होंने लगभग 2 सील घेरे बनाए और 2 पार की हुई तलवारें और एक मुकुट पुलिस प्रतीक को घेर लिया। दुर्भाग्य से ये नाइट हॉक्स बैज नहीं है, क्लेन ने आधा उदासी से और आधा जांच करते हुए कहा। ओल्ड नील मुस्कुराया और क्लेन से बगल के पिस्तौलदान का परीक्षण करने का आग्रह किया। अपनी जैकेट उतारने के बाद क्लेन को होल्स्टर को कसने में काफी मेहनत करनी पड़ी, जो उसकी बाईं बगल के पास लटका हुआ था। इतना खराब भी नहीं। उसने फिर से अपनी जैकेट पहन ली। ओल्ड नील ने उसे नाप लिया और संतुष्टि में सिर हिलाया। यह आपके लिए उपयुक्त है। मेरा निर्णय हमेशा की तरह सटीक है। अन्य सामान अपनी जेबों में रखने और लॉगबुक पर हस्ताक्षर करने के बाद क्लेन ने जाने से पहले ओल्ड नील के साथ एक छोटी अनौपचारिक बातचीत की। आधे रास्ते में अचानक उसने अपने माथे पर तमाचा जड़ दिया। मैं अनुक्रमों और औषधियों के बारे में अधिक जानना भूल गया। ये सब सम्राट रोसेले की डायरी की गलती है। इस बिंदु पर वह अभी भी इस बात से अनभिज्ञ था कि चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास संपूर्ण मार्ग का पहला अनुक्रम क्या था। वह केवल इतना जानता था कि इसकी शुरुआत अनुक्रम 9 से हुई थी। रोजन ने स्पष्ट रूप से कुछ उल्लेख किया था, द स्लीपलेस। जैसे ही क्लेन धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था, एक व्यक्ति नीचे आया। वह चुस्त पतलून पहनते थे जिससे चलना फिरना आसान हो जाता था। उनकी सफेद कमीज अंदर नहीं थी और उनमें एक कवि का स्पष्ट रोमांटिक स्वभाव था। वह कोई और नहीं बल्कि काले बालों वाला, हरी आंखों वाला पुलिस इंस्पेक्टर था जो पहले क्लेन की जगह की तलाशी लेने आया था। वे पहले भी ऊपर मिले थे, लेकिन उनके बीच शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ था। शुभ दोपहर, युवा कवि जैसे नाइट हॉक ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। शुभ दोपहर, मेरा मानना है कि मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्लेन ने विनोदपूर्वक उत्तर दिया। कोई जरूरत नहीं है, मुझ पर आपकी गहरी छाप है। युवा नाइट हॉक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, लियोनार्ड मिशेल, अनुक्रम 8 का मध्यरात्रि कवि। अनुक्रम 8, वह सचमुच एक कवि है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और सवाल करते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर गहरी छाप है। लियोनार्ड मिशेल की हरी आंखें गहरी थीं और उन्होंने बहुत ही फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपका स्वभाव विशेष है। वह बहुत समलैंगिक महसूस करता है और लगता है। क्लेन के मुंह के कोने थोड़े हिल गए और उसने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद ऐसा नहीं सोचता। ऐसी दुर्घटना का सामना करने के बाद तुरंत हमारी सुरक्षा न मिलने के बावजूद आप जीवित रहे, यह आपको काफी खास बनाता है। लियोनार्ड ने आगे की ओर इशारा किया, मुझे कैप्टन की जगह लेनी है। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। क्लेन नाइट हॉक के लिए रास्ता बनाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह सीढ़ी के अंत तक चला गया, लियोनार्ड मिशेल अचानक घूम गया और पत्थर पक्की जमीन को घूरने लगा जो पीले सूर्यास्त से रोशन थी। वह धीरे से हवा में बुदबुदाया, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? वास्तव में उसमें कुछ खास नहीं है। सीढ़ियों से ऊपर जाने और रिसेप्शन हॉल में लौटने के बाद क्लेन रोजन को विदाई देने ही वाला था, तभी उसने भूरे बालों वाली लड़की को तेजी से बात करते हुए सुना, कैप्टन कहते हैं कि आप सोमवार को आ सकते हैं। वह चाहते हैं कि आप पहले अपने घरेलू मामले निपटा लें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। क्लेन ने कभी नहीं सोचा था कि नाइट हॉक्स का प्रबंधन इतना मानवीय और मिलनसार होगा। इससे उसे थोड़ा आभारी महसूस हुआ। वह अगली सुबह जल्दी जागने और टिंडन विश्वविद्यालय जाने के लिए घूमने के अवसर का उपयोग करने की योजना बना रहा था। उन्होंने साक्षात्कार के प्रभारी कर्मचारियों को सूचित करने की योजना बनाई कि वह अनुवर्ती साक्षात्कार में भाग नहीं ले रहे हैं। आखिरकार उन्हें मूल रूप से अपने प्रोफेसर के अनुशंसा पत्र के कारण साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। बहरहाल औपचारिक समापन होना बुनियादी शिष्टाचार था। भले ही यह उनके लिए न हो, उन्हें अपने गुरु के प्रयासों का सम्मान करना था। और टेलीफोन रहित दुनिया में, जहां टेलीग्राम का शुल्क चरित्र द्वारा लिया जाता था और तथ्य यह था कि पत्र भेजने में बहुत देर हो जाती थी, उन्हें लगा कि विश्वविद्यालय तक सार्वजनिक गाड़ी ले जाना सबसे किफायती और उपयुक्त समाधान था। कैप्टन की विशेष स्वीकृति प्राप्त करने के बाद क्लेन को खुद को थका देने की आवश्यकता नहीं थी। वह देर से जाग सकता था और फिर भी समय पर वहां पहुंच सकता था। रोजन को विदाई देने के लिए क्लेन अपनी टोपी उतारने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने इधर उधर देखा और अपनी आवाज दबा दी, रोजन, क्या आप जानते हैं कि चर्च के संपूर्ण अनुक्रम का प्रारंभिक बिंदु क्या है? वह ओल्ड नील से पूछना भूल गया था। जब रोजन ने क्लेन को आश्चर्य से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप बियॉन्डो बनना चाहते हैं? क्या मैं इतना स्पष्ट था? क्लेन की शारीरिक भाषा ने उसे धोखा दे दिया और उसने शर्मिंदगी में उत्तर दिया, ये जानने के बाद कि दुनिया में असाधारण और रहस्यमय शक्तियां मौजूद हैं, यह अपरिहार्य है कि मेरे मन में इसके लिए कुछ इच्छाएं हों।
हे भगवान, क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है? क्या कैप्टन ने आपको नहीं बताया? बियॉन्डर्स के दुश्मन सिर्फ पंथवादी या अंधेरे योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे खुद हैं। लोग लगभग हर साल नियंत्रण खो देते हैं, कुछ तो खुद का बलिदान भी दे देते हैं। अरेन, क्या आप इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि आपका परिवार कैसा महसूस करेगा? रोजन के हाथ के इशारों ने उसके स्वर को बढ़ा दिया क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया अत्यधिक उत्तेजित लग रही थी। क्लेन, मुझे लगता है कि सिविलियन स्टाफ बनना बेहतर विकल्प है। इसमें लगभग कोई खतरा नहीं है और हमारा वेतन हर साल बढ़ता है। कुछ वर्षों के काम के बाद आपने बहुत सारा पैसा बचा लिया होगा, जिससे आप एक बंगला किराए पर ले सकेंगे। नॉर्थ बरो या उपनगरों में आप एक अमीर और आकर्षक महिला से शादी कर सकते हैं और एक अद्भुत परिवार बना सकते हैं जिसमें प्यारी और शरारती छोटी परियां होंगी। रोजन, रुको। जब क्लेन को एहसास हुआ कि वह विषय बदल रही है तो उसने गुस्से में उसे तुरंत रोक दिया। मैं बस फिलहाल बुनियादी बातें समझना चाहता हूँ। ठीक है। रोजन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और उसने कुछ खेद महसूस करते हुए अपनी निगाहें नीचे कर ली। मेरे पिता के साथ जो हुआ उसके कारण जब भी मुझे ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो मैं, ठीक है, आप जानते हैं, थोड़ा उत्तेजित हो जाता हूँ। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो मैं स्वेच्छा से किसी भी पुरुष या महिला के प्रति सम्मान से भर जाता हूँ। नाइट हॉक बनना चाहता है। मैं समझता हूँ, क्लेन ने कहा। रोजन ने अपनी हल्की भूरी आंखें झपकाईं और कहा, मेरे पिता ने एक बार कहा था कि किसी को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे अधिक शक्तिशाली या उच्च सीक्वेंसर बनकर छिपे हुए जोखिमों को हल कर सकते हैं या खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। वास्तव में यह विपरीत है। वे और अधिक भयानक मुठभेड़ करेंगे। मायने रखता है अज्ञात या भयानक अस्तित्व का सामना करते समय मृत्यु और पागलपन ही दो परिणाम होते हैं। हे, ये कहने के 2 सप्ताह बाद उसने खुद को बलिदान कर दिया। क्लेन, मुझे दया की दृष्टि से मत देखो, अब सचमुच बहुत बढ़िया। इन मामलों के प्रति डर महसूस करना ही सही है। मैं केवल मूल बातें जानना चाहता हूँ। क्लेन ने अपना पिछला उत्तर दोहराया, निश्चित नहीं था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। कैप्टन ने इसे आपसे अधिक स्पष्ट रूप से समझाया, और भले ही मैं बियॉन्ड न बनूं, मैं पहले ही कुछ असाधारण चीज का सामना कर चुका हूँ। ठीक है, रोजन ने चिंतनशील होकर कहा। मैंने पहले कैप्टन और नील की बातचीत सुनी है। चूंकि असाधारण जीव कम हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, इस युग में कुछ उच्च सीक्वेंसर मौजूद हैं। बियॉन्डर बनना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। हमारे टिंगन सिटी और उपनगरों को मिलाकर सैकड़ों हैं, हजारों लोग या शायद उससे भी अधिक। फिर भी केवल 30 से अधिक लोग हैं। खैर, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। मैं अंधेरे में छिपने वाले पंथवादियों और अंधेरे जादूगरों की गिनती नहीं कर रहा हूँ। क्लेन की प्रतीक्षा किए बिना उत्तर देते हुए जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसे अपनी छाती पर ले आई, उसे अपनी जीवंतता वापस मिल गई। और इन 30 से अधिक बियॉन्डर्स में से अधिकांश अनुक्रम 9 पर हैं। ओह, ऐसा लगता है कि मैं विषय से भटक गया हूँ। ये ठीक है, ये कुछ ऐसा था जो मैं भी जानना चाहता था। क्लेन की इच्छा थी कि रोजन अपने सामान्य स्वभाव की तरह हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, अधिक जानकारी प्रकट करती गई। वैसे भी बियॉन्डर बनना पहले से ही बहुत बहुत प्रभावशाली है। रोजन ने खुद को दोहराया। हमारे चर्च के संपूर्ण अनुक्रम का आरंभिक क्रम स्लीपलेस है, अनुक्रम 9 स्लीपलेस। वास्तव में क्लेन ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि रोजन को विस्तार से वर्णन करने से खुद को रोकने में कठिनाई हो रही थी। आपको नाम से ही अंदाजा लग जाना चाहिए। स्लीपलेस वह है जिसे रात में सोने की जरूरत नहीं है। दिन में 3 से 4 घंटे का आराम पर्याप्त होगा। यार, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल, नींद हमें देवी द्वारा दिया गया एक उपहार है। ये सबसे सच्चा आनंद है। मैं कहा था, ठीक है, एक नींद हराम व्यक्ति बिना किसी रोशनी के भी अंधेरे को देख सकता है। रात जितनी गहरी होती है, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि उनकी शारीरिक शक्ति, उनके अंतर्ज्ञान और उनके पहलुओं में अधिक शक्तिशाली मानसिक क्षमताएं। हालांकि वे अंधेरे में छिपे अज्ञात खतरों का पता लगा सकते हैं, फिर भी वे राक्षसों से निपटने के लिए राक्षसों का शिकार करने वाली गोलियों और अन्य वस्तुओं पर भरोसा करेंगे जिनसे वे सामान्य तरीकों से निपटने में असमर्थ हैं। क्लेन के दबाव डालने की प्रतीक्षा किए बिना रोजन ने जारी रखा, उसके बाद यह अनुक्रम 8 का मिडनाइट पॉइंट है और एक स्तर ऊपर अनुक्रम 7 का दुष्वप्न है। बुरा अनुभव। क्लेन को तुरंत याद आया कि डन स्मिथ ने उसके सपनों का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने पुष्टि के तौर पर पूछा, कैप्टन, तुम्हें इसके बारे में पता है? रोजन का मुंह लगभग ओ आकार में बदल गया। कैप्टन, एक बार मेरे सपने में आया था। क्लेन ने चारों ओर देखा और एक बार फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। समझ गया, फुसफुसाहट के साथ जवाब देते हुए रोजन को होश आ गया। उसने अपने बगल में एक कॉफी का कप उठाया और एक घूंट पीते हुए उदास होकर कहा, हमारे टिंगन सिटी के चर्च में केवल 2 सीक्वेंस 7 बियॉन्डर्स हैं। संभावना है कि कैप्टन उनमें से एक है। भले ही वह बैकलिन जैसे बड़े सूबा में जाता है, वह अभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। हो सकता है कि कुछ डीकन उनसे अधिक ताकतवर भी ना हो। तो कैप्टन इतना प्रभावशाली है? क्लेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सच कहूं तो कल रात डन स्मिथ की उपस्थिति ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उनका मूलतः मानना था कि डन एक अत्यंत शक्तिशाली बियॉन्डर था। बिल्कुल, रोजन ने गर्व से अपनी पीठ सीधी कर ली। कुछ ही क्षणों में बिखरे हुए दिमाग ने परेशान अभिव्यक्ति के साथ कहा, सीक्वेंस 7 से ऊपर क्या है मुझे कोई पता नहीं है। सभी नाइट हॉक के बीच शायद केवल कैप्टन को ही पता होगा। तो फिर अन्य आरंभिक अनुक्रमों के बारे में क्या, जो पूर्ण नहीं है? विषय बदलते ही क्लेन संतुष्ट हो गया। ये कहना होगा कि रोजन का स्लीपलेस का वर्णन बियॉन्डर्स की उनकी कल्पनाओं और अपेक्षाओं से मेल खाता है। हालांकि यह उस तरह का नहीं था जैसा वह बनना चाहता था। आदर्श अनुक्रम 9 संभवतः वह था जो रहस्य का अध्ययन और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता था। ऐसा करने से वह अपने स्थानांतरण के कारण का पता लगाने और अपने भविष्य के स्थानांतरण की नींव रखने के लिए उनका लाभ उठा सकता है। रोजन ने आह भरते हुए कहा, मुझे इस पहलू में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि हमारे पास अन्य चर्चों की तुलना में अधिक हैं। आखिरकार देवी रहस्यों की जननी है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए 2 या 3 हो। हमारे कुछ साथी ठंडे और दूर दूर हैं जिससे मुझे उनसे डर लगता है। कुछ सदस्यों से। अच्छा, मेरा मतलब है कि आपको और नील से बात करनी चाहिए। साथ ही कई दिलचस्प जादुई अनुष्ठानों के बारे में मुझे सोचने दीजिए। उन्होंने एक बार अपने अनुक्रम 9 शीर्षक का उल्लेख किया था, जो औषधि सूत्र का नाम भी है। हाँ, इसे मिस्ट्री प्राय कहा जाता है। काफी दिलचस्प जादुई अनुष्ठान। मिस्ट्री प्राय जो मैं चाहता हूँ उसके बहुत करीब लगता है। क्लेन थोड़ा खुश हुआ। इसके अलावा मुझे अनुक्रम 7 का नाम भी पता है, जो अधूरा है। रोजन ने इतलाते हुए कहा। याद करते समय उसने बस यही सोचा था। यह क्या है? क्लेन असामान्य रूप से जिज्ञासु था। ऐसी दुनिया में जहां उच्च सीक्वेंसर इस हद तक दुर्लभ थे कि संभवतः उनका अस्तित्व ही नहीं था, सीक्वेंस 7 को संभवतः चर्च में काफी शक्तिशाली शक्ति माना जाता था। रोजन ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और सहजता से उत्तर दिया, स्पिरिट मीडियम। एमडीएम, दिल्ली। क्लेन ने अवचेतन रूप से पूछा। शुरुआती आश्चर्य के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था।
केवल अनुक्रम 7 बियोडो ही एक माध्यम के रूप में इतना प्रभावशाली प्रदर्शन हासिल कर सकता है। रोजन की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से कहा, हाँ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं एमडीएम दिल्ली से मिला हूँ। क्लेन ने बात नहीं छिपाई। ठीक है, रोजन ने ईर्ष्यालु स्वर में कहा, अगर मैं एक स्पिरिट मीडियम बन सकता हूँ एमडीएम दिल्ली की तरह तो मैं एक बियोडो बनने के लिए तैयार रहूंगा। नहीं, मैं इस पर 10 मिनट तक ध्यान से विचार करूंगा। हाँ, एमडीएम दिल्ली सभी को पूरा करता है एक बियोडो के रूप में मेरी कल्पना, क्लेन ने थोड़े अतिरंजित तरीके से कहा। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बाद उन्होंने रोजन के साथ कुछ मिनटों तक बेकार की बातें की जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है। उसने अपनी टोपी उतारी और जाने से पहले प्रणाम किया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे चला गया, कुछ कदम चलने के बाद क्लेन अचानक रुक गया। उसने नोटों को अपनी भीतरी जेब में रखने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके तुरंत बाद उसने 12 पाउंड के सोने के नोट निकाले और अपनी बाईं हथेली में कसकर बंद कर लिए। फिर उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और उन्हें छोड़ने या दोबारा बाहर निकालने से इनकार कर दिया। अनजाने ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फूडहॉलिक साम्राज्य चीन के रीति रिवाजों के अनुसार पैसा कमाने के बाद एक दावत दी जानी थी। आज रात मेलिसा को दावत देने का समय आ गया है। जैसे ही क्वींस आउटलैंड की ओर चला और गर्म आर्द्र हवा का आनंद लेते हुए उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसके पास केवल 3 पेंस का परिवर्तन था। यदि वह सार्वजनिक गाड़ी से आयरन क्रॉस स्ट्रीट लौटता तो उसे 4 पेंस का खर्च आता। यदि वह एक सोने का पाउंड का नोट सौंपता है तो यह पृथ्वी पर सस्ते खनिज पानी की एक बोतल खरीदने के लिए $100 के बैल का उपयोग करने के समान होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन ऐसा करना काफी अजीब था। क्या मुझे 3 किलोमीटर की यात्रा करने और बाकी यात्रा पैदल तय करने के लिए 3 पेंस का उपयोग करना चाहिए? अन्य समाधानों पर विचार करते हुए क्लेन ने एक हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी गति धीमी कर दी। ऐसा नहीं चलेगा। जल्द ही उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। शेष यात्रा तय करने में उसे थोड़ा समय लगेगा। इस बात पर विचार करते हुए कि वह 12 पाउंड एक बड़ी संपत्ति कैसे ले जा रहा था, यह सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा वह जानबूझकर रिवॉल्वर अपने साथ नहीं लाया था। उसे डर था कि नाइटहॉक्स उसे जब्त कर लेंगे। यदि उसे उस खतरे का सामना करना पड़ा जो वेल्च की मृत्यु के लिए उकसाया, तो उसके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। नजदीकी बैंक से कुछ बदलाव लें, कोई रास्ता नहीं। 0.5% प्रोसेसिंग शुल्क है। ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। क्लेन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। फीस के बारे में सोचकर ही उसका दिल दुख गया। एक के बाद एक समाधानों से इनकार करने के बाद क्लेन की आंखें अचानक चमक उठी जब उसने अपने सामने एक कपड़े की दुकान देखी। ये सही है। क्या सामान्य कार्रवाई यह नहीं होगी कि कुछ परिवर्तन पाने के लिए उचित मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाए? एक औपचारिक सूट, शर्ट, बनियान, पतलून, चमड़े के जूते और एक छड़ी सभी बजट के भीतर थे। उन्हें देर सवेर खरीदा ही जाना था। ओह, कपड़े फिट करते समय बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा बेंसन इस बारे में मुझसे अधिक जानता है और वह मोलभाव करने में बेहतर है। उसके वापस आने के बाद ही मुझे इस पर विचार करना चाहिए। तो क्या मुझे एक छड़ी खरीदनी चाहिए? ये सही है। जैसा कि कहा जाता है, एक बेत एक सज्जन व्यक्ति के लिए बचाव का सबसे अच्छा विकल्प है। ये क्रॉबार से आधा अच्छा है। एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बेत एक सभ्य व्यक्ति की युद्ध शैली है। आंतरिक रूप से बहस करने के बाद क्लेन ने अपना मन बना लिया। वह घुमा और कपड़े की दुकान विल्कर क्लोथिंग एंड हेड्स में प्रवेश किया। कपड़ों की दुकान का लेआउट पृथ्वी पर मौजूद कपड़ों की दुकानों जैसा था। बाईं दीवार औपचारिक पोशाकों की कतारों से भरी हुई थी। बीच की पंक्तियां शर्ट, पतलून, बनियान और बोटी जैसी चीजों से सजी हुई थीं। दाहिनी ओर कांच की अलमारियों के अंदर चमड़े के जूते और जूते रखे हुए थे। सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सफेद शर्ट और लाल बनियान पहने एक पुरुष विक्रेता आया और विनम्रता से पूछा। लोन साम्राज्य में उच्च पद के धनी और शक्तिशाली सज्जन काले सूट पहनने का आनंद लेते थे, जिसमें काली बनियान और पतलून के साथ सफेद शर्ट शामिल होते थे। उनके रंग अपेक्षाकृत नीरस थे, इसलिए उन्हें अपने स्वामी से अलग दिखने के लिए अपने पुरुष नौकरों, सेल्स पर्सन और सेवा परिचारकों को अधिक चमकीले और रंगीन कपड़े पहनने की आवश्यकता थी। इसके विपरीत महिलाओं और मालकिनों ने ग्लैमरस फैशन में सभी प्रकार की पोशाकें पहनी। वैसे तो नौकरानियां काले और सफेद कपड़े पहनती थीं। पुरुष विक्रेता के प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्लेन ने एक पल के लिए सोचा। एक बेत, कुछ ऐसा जो भारी और सख्त हो, ऐसा जो दूसरों की खोपड़ी फोड़ सकता है। लाल निहित विक्रेता ने क्लेन को स्टोव में ले जाने से पहले चुपचाप उसका आकार मापा। फिर उसने कोने में बेंतों की कतार की ओर इशारा किया। सोने से जड़ा वह बेत आयन हॉट लकड़ी से बना है। ये बहुत भारी और कठोर दोनों है और इसकी कीमत 11.7 पेंस है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? 11.7 पेंस? तुम बैंक लूटने क्यों नहीं जाते? सोने की जड़ाई को लेकर बड़ा सौदा। क्लेन कीमत से हैरान था। उसने अविचलित भाव से धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। विक्रेता ने आयन हॉट लकड़ी का बेत उतार लिया और सावधानी से उसे क्लेन को सौंप दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे डर था कि क्लेन माल गिरा देगा और तोड़ देगा। क्लेन ने बेत उठाई और उसे यह भारी लगा। उसने इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की और पाया कि वह इसे उतनी आसानी से नहीं घुमा सकता जैसा वह चाहता था। यह बहुत भारी है। क्लेन ने राहत में अपना सिर हिलाया। यह कोई बहाना नहीं है। विक्रेता ने बेत वापस ले ली और अन्य 3 बेंतों की ओर इशारा किया। यह अखरोट की लकड़ी से बना है, जिसे टिंगन के सबसे प्रसिद्ध गन्ना कारीगर श्री हेस ने बनाया है। इसकी कीमत 10.3 पेंस है। यह आबनूस की लकड़ी से बना है और चांदी से जड़ा हुआ है। ये लोहे की तरह कठोर है। इसकी कीमत 7.3 पेंस है। 6 पेंस। यह एक सफेद बोली पेड़ के मूल से बना है और चांदी से भी जड़ा हुआ है। इसकी कीमत 7.10 पेंस है। क्लेन ने उनमें से प्रत्येक को आजमाया और उन्हें उचित वजन का पाया। फिर उसने उनकी कठोरता को समझने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से थपथपाया। अंत में उसने सबसे सस्ता विकल्प चुना। मैं आबनूस की लकड़ी से बना हुआ ले लूंगा। क्लेन ने चांदी जड़े हुए बेत की ओर इशारा किया जिसे विक्रेता ने पकड़ रखा था। कोई बात नहीं सर, कृपया भुगतान के लिए आगे बढ़ने के लिए मेरे पीछे आएं। भविष्य में यदि यह बेत घिस जाए या दागदार हो जाए तो आप इसे निःशुल्क संभालने के लिए हमें सौंप सकते हैं। विक्रेता क्लेन को काउंटर तक ले गया। क्लेन ने अवसर का लाभ उठाते हुए 4 सोने के पाउंड के नोटों को अपनी मजबूत पकड़ से मुक्त कर दिया और 2 छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को हटा दिया। शुभ दिन सर, ये 7.6 पेंस होगा। काउंटर के पीछे के कैशियर ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। क्लेन अपनी सज्जन छवि को बनाए रखने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने एक सोने के पाउंड के नोट के साथ अपना हाथ बढ़ाया तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, क्या मुझे छूट मिल सकती है? सर, हमारे पास जो कुछ भी है वह सब हाथ से बना हुआ है, इसलिए हमारी लागत बहुत अधिक है। उसके बगल वाले विक्रेता ने उत्तर दिया। चूंकि हमारे बॉस यहाँ नहीं है, इसलिए हम कीमतें कम करने में असमर्थ हैं। काउंटर के पीछे के कैशियर ने कहा, सर, इसके लिए क्षमा करें। ठीक है। क्लेन ने नोट थमाया और काली चांदी जड़ित छड़ी प्राप्त की। पैसे दिए जाने की प्रतीक्षा करते हुए वह कुछ कदम पीछे हट गया और खुद को उनसे दूर कर लिया। उसने परीक्षण के तौर पर अपनी बगल वाली भुजा को घुमाया।
वाह वाह वाह, जब गन्ना हवा में कटा तो हवा भारी लग रही थी। क्लेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह फिर से आगे की ओर देखने लगा, नोट और सिक्के देखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लाल पोशाक वाले विक्रेता को दूर तक पीछे हटते हुए देखकर भयभीत हो गया। काउंटर के पीछे का कैशियर एक कोने में पीछे हट गया था और दीवार पर लटकी डबल बैरल बंदूक के पास झुक गया था। लोन साम्राज्य की आग्नेयास्त्रों पर अर्धविनियमित नीति थी। बंदूक रखने के लिए किसी को सर्वोद्देशीय हथियार उपयोग प्रमाण पत्र या शिकारी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार की परवाह किए बिना किसी के पास अभी भी प्रतिबंधित सैन्य आग्नेयास्त्र जैसे रिपीटर्स, भाप दबाव वाली बंदूकें या 6 बैरल मशीन गन नहीं हो सकती हैं। किसी भी प्रकार के नागरिक बंदूक को खरीदने या संग्रहित करने के लिए एक सर्वोद्देशीय हथियार उपयोग प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रमाण पत्र अर्जित करना बेहद परेशानी भरा था। यहाँ तक कि पर्याप्त प्रतिष्ठा वाले व्यापारियों को भी मंजूरी नहीं दी जा सकती है। एक शिकारी का लाइसेंस अपेक्षाकृत आसान था, यहाँ तक कि उपनगरों के किसानों को भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि लाइसेंस प्रतिबंधित संख्या वाली शिकार बंदूकों तक ही सीमित था। बड़ी संपत्ति वाले लोग आपातकालीन स्थितियों में आत्मरक्षा के लिए इसका उपयोग करने के लिए आवेदन करते हैं, जैसे कि अब। क्लेन ने 2 सावधान सेल्सपर्सन को देखा और उसके मुंह के कोने मुड़ गए। वह शुष्क रूप से हंसा। बुरा नहीं, ये बेच झूलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मैं बहुत खुश हूँ। यह महसूस करते हुए कि उसका उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, काउंटर के पीछे के कैशियर ने आराम किया। उसने दोनों हाथों से निकाले हुए नोट और सिक्के उसके हाथ में दे दिए। क्लेन ने उस पर नजर डाली, जोर से मिला और उसने 2 5 सोली नोट, 2 1 सोली नोट, 1 5 पेंस का सिक्का और 1 पैनी का सिक्का देखा। वह मन ही मन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। 2 सेकंड के विराम के बाद उसने उस तरीके को नजरअंदाज कर दिया जिस तरह सेल्सपर्सन ने उसे देखा था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नकली विरोधी वाटरमार्क मौजूद थे, 4 नोटों को प्रकाश की ओर फैला दिया। काम पूरा हो जाने पर क्लेन ने नोट और सिक्के अलग रख दिए। हाथ में बेत लेकर उसने अपनी टोपी झुकाई और विल्कर क्लोथिंग एंड हेड से बाहर चला गया। सुरक्षित और स्वस्थ घर पहुंचने से पहले एक बार स्थानांतरण करने से पहले उन्होंने कम दूरी की ट्रैकलेस गाड़ी लेकर 6 पेंस खर्च किए। दरवाजा बंद करने के बाद उसने डेस्क की दराज में रखने से पहले 11 पाउंड और 12 सोली नोटों को 3 बार गिना। फिर उसे लकड़ी की पकड़ वाली कांसे की रिवॉल्वर मिली। झंकार बजना। जब क्लेन ने रिवॉल्वर के सिलेंडर में जटिल पैटर्न और गहरे पवित्र प्रतीक वाले सिल्वरदान और शिकार की गोलियां डाली तो 5 पीतल की गोलियां मेज पर गिर गईं। पहले की तरह उसने केवल 5 राउंड डाले और किसी भी मिसफायर को रोकने के लिए एक खाली जगह छोड़ दी। शेष गोलियों को 5 सामान्य गोलियों के साथ एक छोटे लोहे के बक्से में रखा गया था। पिताजी, उसने सिलेंडर को उसकी जगह पर तोड़ दिया, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने उत्साहपूर्वक रिवॉल्वर को अपनी बगल में पिस्तौलदान में फंसा लिया और उसे सुरक्षित रूप से बांध लिया। फिर उन्होंने बार बार बंदूक खोलने और खींचने का अभ्यास किया। जब भी उसकी बाहों में दर्द होता था, वह आराम करता था और यह सूर्यास्त तक जारी रहता था, जब उसे बाहर गलियारे में किराएदारों के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। ओह, क्लेन ने अपनी रिवॉल्वर वापस अपनी बगल के होल्स्टर में डालने से पहले एक गंदी सांस छोड़ी। तभी उसने अपना फॉर्मल सूट और बनियान उतार दिया। उसने अपना सामान्य भूरा पीला कोट वापस पहन लिया और अपनी बाहों को आराम देने के लिए घुमाया। नल नल नल, उसने घुसी हुई चाबी के घुमाने की आवाज से पहले निकट कदमों की आवाज सुनी। मेलिसा अपने मुलायम काले बालों के साथ अंदर आए। जैसे ही उसने अपनी नजर बिना जलाए चूल्हे की ओर घुमाई, उसकी नाक हल्की सी हिल गई। उसकी आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। क्लेन, मैं कल रात का बचा हुआ खाना गर्म कर दूंगी। बेंसन संभवतः कल घर आ जाएगा। मेलिसा ने मुड़कर अपने भाई की ओर देखा। क्लेन के हाथ उसकी जेब में थे और वह डेस्क के किनारे पर झुक गया। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, चलो बाहर खाना खाते हैं। बाहर खाना? मेलिसा ने आश्चर्य से सवाल किया। डैफोडिल स्ट्रीट पर सिल्वर क्राउन रेस्तरां कैसा लगता है? मैंने सुना है कि वे स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं, क्लेन ने सुझाव दिया। लेकिन मेलिसा अभी भी भ्रमित थी। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नई नौकरी का जश्न मनाने के लिए। आपको नौकरी मिल गई? मेलिसा की आवाज अनजाने में उठी। लेकिन क्या कल टिंगन विश्वविद्यालय का साक्षात्कार नहीं है? दूसरी नौकरी? दराज से ढेर सारे नोट निकालने से पहले क्लेन ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने मुझे 4 सप्ताह का अग्रिम वेतन भी दिया। मेलिसा ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए सोने के पाउंड और सोली को देखा। देवी, तुम्हें उनको कौन सी नौकरी मिली? यह, अपने शब्दों पर विचार करते हुए क्लेन की अभिव्यक्ति रुक गई। एक सुरक्षा कंपनी जिसका मिशन प्राचीन अवशेषों की तलाश करना, एकत्र करना और उनकी रक्षा करना है। उन्हें एक पेशेवर सलाहकार की आवश्यकता थी। ये 5 साल का अनुबंध है, जिससे मुझे प्रति सप्ताह 3 पाउंड की कमाई होती है। क्या आप कल रात इस बात पर परेशान थे? एक पल की चुप्पी के बाद मेलिसा ने पूछा। क्लेन ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि टिंगन विश्वविद्यालय में एक अकादमिक होना सम्मानजनक है, मैं इस नौकरी को पसंद करता हूँ। ठीक है, ये बुरा भी नहीं है। मेलिसा ने उत्साहजनक मुस्कान दी। उसने आधे संदिग्ध और आधे उत्सुकता से पूछा, वे आपको पूरे 4 सप्ताह का अग्रिम भुगतान क्यों देंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। हमें अधिक कमरों वाली जगह और एक बाथरूम की आवश्यकता है जो हमारा हो, क्लेन ने मुस्कुराते हुए और कंधे उचकाते हुए कहा। उसने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट त्रुटिहीन थी, शब्द के बराबर ही आश्चर्यचकित। मेलिसा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर वह अचानक हड़बड़ाहट में बोली, क्लेन, अब हम काफी अच्छे से रह रहे हैं। निजी बाथरूम न होने की मेरी कभी कभार शिकायत करना सिर्फ एक आदत है। क्या आपको जेनी याद है? वह हमारे बगल में रहती थी, लेकिन जब से उसके पिता घायल हुए और उनकी नौकरी छूट गई, उनके पास लॉ स्ट्रीट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 5 लोगों का परिवार एक कमरे में रह रहा था, जिनमें से 3 चारपाई पर सोते थे और उनमें से 2 जमीन पर सोते थे। वे बची हुई खाली जगह को किसी को किराए पर देना चाहते हैं। उनकी तुलना में हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। इस मामले पर अपना वेतन बर्बाद मत करो। इसके अलावा मुझे श्रीमती स्मिरिन की बेकरी बहुत पसंद है। बहन, आपकी प्रतिक्रिया मेरे दिमाग में जो चल रही थी उससे बिल्कुल अलग क्यों है? जब क्लेन ने अपनी बहन की बात सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति शून्य हो गई। जैसे ही क्लेन ने मेलिसा की आंखों में देखा, बाहर का आकाश धीरे धीरे सुनहरे रंग में रंग गया। क्षण भर के लिए उसके पास शब्द ही नहीं बचे। उनके द्वारा तैयार की गई किसी भी पंक्ति का उपयोग नहीं किया जा सका। वह 2 बार हल्के से खांसा और उसने तेजी से अपने दिमाग पर जोर डाला। मेलिसा, ये वेतन की बर्बादी नहीं है। भविष्य में मेरे सहकर्मी, साथ ही बेंसन के सहकर्मी भी आ सकते हैं। क्या हम उन्हें ऐसी जगह पर होस्ट करने जा रहे हैं? जब बेंसन और मैं शादी करते हैं और पत्नियां रखते हैं, तो क्या आप अभी भी चारपाई पर सोएंगे? मेलिसा ने तार्किक रूप से संक्षिप्त तरीके से उत्तर दिया, आप में से किसी के पास अभी तक मंगेतर नहीं है, ठीक है। हम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं और इस बीच अधिक पैसे बचा सकते हैं। नहीं मेलिसा, यह एक सामाजिक नियम है। क्लेन स्तब्ध था और केवल ऊंचे सिद्धांतों पर भरोसा कर सकता था। चूंकि मैं प्रति सप्ताह 3 पाउंड कमा रहा हूं, इसलिए मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि मैं प्रति सप्ताह 3 पाउंड कमा रहा हूं।
सच कहूं तो दूसरों के साथ पहले एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के बाद जो मिंगरुई क्लेन के रूप में अपनी वर्तमान रहने की स्थिति के लिए कोई अजनबी नहीं था। वह इसका बहुत आदी था, लेकिन यह उसके पिछले अनुभव के कारण था कि वह जानता था कि एक लड़की के लिए ऐसा माहौल कितना सुविधाजनक था। इसके अलावा उनका लक्ष्य एक बियोंडर बनना और अपने घर का रास्ता खोजने के लिए रहस्यवाद का अध्ययन करना था। भविष्य में वह घर पर कुछ जादुई अनुष्ठान करने के लिए बाध्य था। अपार्टमेंट बिल्डिंग में बहुत अधिक लोगों के होने से घटनाएं घटित होने की संभावना बनी रहती है। क्लेन ने देखा कि मेलिसा बहस जारी रखने वाली थी और जल्दी से कहा, चिंता मत करो, मैं एक बंगला लेने की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन शायद एक छत लेने की। मूल रूप से इसमें एक बाथरूम होना चाहिए जिसे हम अपना कह सकें। साथ ही मुझे श्रीमती स्मिरिन की ब्रेड, टिंगन बिस्कुट और नींबू केक भी पसंद हैं। हम सबसे पहले आयरन क्रॉस स्ट्रीट और डेफोडिल स्ट्रीट के पास के स्थानों पर विचार कर सकते हैं। मेलिसा ने अपने होठों को थोड़ा सा फैलाया और धीरे से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। इसके अलावा मुझे हिलने की भी कोई जल्दी नहीं है, हमें बेंसन के लौटने का इंतजार करना होगा, क्लेन ने हंसते हुए कहा। जब वह दरवाजा खोलता है और उसे कुछ नहीं मिलता है तो हम उसे चौंका नहीं सकते हैं, ठीक है। कल्पना कीजिए कि वह आश्चर्य से कह रहा है, मेरी चीजें कहाँ हैं, मेरे भाई बहन कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है, क्या यह मेरा घर है, क्या मैंने एक घर बनाया है गलती? देवी, अगर यह सपना है तो मुझे जगाओ, कुछ दिनों की अनुपस्थिति के बाद मेरा घर क्यों चला गया? बेंसन के स्वर की उसकी नकल ने मेलिसा को अनजाने में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके उतले डिंपल दिखाई देने लगे। नहीं, मिस्टर फ्रैंकी निश्चित रूप से बेंसन को अपार्टमेंट की चाबियां सौंपने के लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहे होंगे। बेंसन ऊपर भी नहीं आ पाएगा। लड़की ने कंजूस मकान मालिक की खूब निंदा की। मोरेटी परिवार में वे सभी हर छोटी और बड़ी बात के लिए मिस्टर फ्रैंकी को अपने मजाक का पात्र बनाना चाहेंगे। ये सब बेंसन का धन्यवाद था जिन्होंने इस प्रथा की शुरुआत की। सही है, हमारे बाद वह किराएदारों के लिए ताले नहीं बदलेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और चुटकी लेते हुए कहा, मिस मेलिसा, क्या हम जश्न मनाने के लिए सिल्वर क्राउन रेस्तरां चलें? मेलिसा ने धीरे से आह भरी और कहा, क्लेन, क्या तुम सेलेना को जानते हो? मेरी सहपाठी और मेरी अच्छी दोस्त। सेलेना। क्लेन के दिमाग में वाइन लाल बाल और गहरी भूरी आंखों वाली एक लड़की की छवि उभरी। उसके माता पिता एवरनाइट देवी के अनुयायी थे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उसका नाम सेंट सेलेना के नाम पर रखा था। वह भी 16 साल की नहीं थी और मेलिसा से आधा साल छोटी थी। वह एक प्रसन्नचित और मिलनसार महिला थी। हाँ, क्लेन ने पुष्टि में सिर हिलाया। मेलिसा ने बताया, उसका बड़ा भाई क्रिस एक वकील है। वह वर्तमान में भी प्रति सप्ताह लगभग 3 पाउंड कमाता है। उसकी मंगेतर एक टाइपिस्ट के रूप में अंशकालिक काम करती है। उनकी सगाई को 4 साल से अधिक समय हो गया है। शादी के बाद एक सभ्य और स्थिर जीवन सुनिश्चित करने के लिए वे आज भी पैसे बचा रहे हैं। उन्हें अभी भी शादी की योजना बनानी है और कम से कम 1 और साल इंतजार करने की योजना है। सेलेना के अनुसार उनके भाई जैसे कई लोग हैं, वे आमतौर पर 28 के बाद शादी करते हैं। आपको पहले से तैयारी करनी होगी और अपना पैसा बर्बाद नहीं करना होगा। ये सिर्फ एक रेस्तरां में भोजन है, क्या मुझे उपदेश देने की जरूरत है? क्लेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। कुछ सेकंड सोचने के बाद उन्होंने कहा, मेलिसा, मैं पहले से ही प्रति सप्ताह 3 पाउंड कमा रहा हूं और हर साल मेरी वेतन वृद्धि होगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति के मामले में कुछ पैसे बचाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, क्या होगा यदि वह सुरक्षा कंपनी अचानक बंद हो जाए? मेरा एक सहपाठी है जिसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई थी। उसे घर पर अस्थायी काम ढूंढना पड़ा और अपना गुजारा करना पड़ा। स्थितियां तुरंत भयानक हो गईं। उसके पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेलिसा ने गंभीर भाव से सलाह दी। क्लेन ने अपना चेहरा ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तीव्र सुरक्षा कंपनी और सरकार। हाँ, सरकार के साथ कुछ संबंध हैं। यह आसानी से बंद नहीं होगी, लेकिन सरकार भी स्थिर नहीं है। हर चुनाव के बाद अगर सत्ता में पार्टी बदलती है तो कई लोगों के पद छीन लिए जाएंगे। यह एक गड़बड़ी बन जाती है। मेलिसा ने अधिक तरीके से जवाब दिया। बहन, आप निश्चित रूप से बहुत कुछ जानती हैं। क्लेन ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी नाराजगी में हाथ पाया। ठीक है, फिर मैं कल के बचे हुए खाने से कुछ सूप उबालूंगा। मेरे लिए कुछ तली हुई मछली, काली मिर्च बीफ का एक टुकड़ा, मक्खन की एक छोटी बोतल और एक कप माल्ट बियर खरीदें। वैसे भी अभी भी कुछ उत्सव होना चाहिए। वे आमतौर पर आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर फेरीवालों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं थीं। तली हुई मछली का एक टुकड़ा 6 से 8 पेंस का था। काली मिर्च वाले गोमांस का एक छोटा सा टुकड़ा 5 पेंस का था। माल्ट बियर का एक कप 1 पैसा था और 1/4 पाउंड वजनी मक्खन की एक बोतल की कीमत 4 पेंस थी। लेकिन 1 पाउंड मक्खन खरीदने पर केवल 1 सोली 3 पेंस का खर्च आएगा। मूल क्लेन छुट्टियों के दौरान सामग्री खरीदने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए वह कीमतों से अनजान नहीं था। क्लेन ने मानसिक अनुमान लगाया कि मेलिसा को लगभग 1 सोल 6 पेंस की आवश्यकता होगी, अतः उसने एक के 2 नोट निकाले। ठीक है, मेलिसा ने क्लेन के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने स्टेशनरी का अपना बैग नीचे रखा और नोट्स ले लिए। जब उसने देखा कि उसकी बहन दरवाजे की ओर तेजी से चलने से पहले मक्खन के लिए एक छोटी बोतल और अन्य भोजन के लिए बर्तन निकाल रही है, तो क्लेन ने एक पल के लिए सोचा और उसे चिल्लाया, मेलिसा, बचे हुए पैसे का उपयोग कुछ फल खरीदने के लिए करें। आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर कई फेरी वाले थे जो अन्य स्थानों से कम गुणवत्ता वाले या समाप्त हो रहे फल खरीदते थे। निवासी इस बात से नाराज नहीं थे क्योंकि कीमतें बेहद सस्ती थीं। सड़े हुए हिस्सों को हटाने के बाद वे शानदार स्वादों का स्वाद ले सकते थे, इसलिए यह एक सस्ता आनंद था। ऐसा कहने के साथ क्लेन ने कुछ तेज कदम आगे बढ़ाए और अपनी जेब से बचे हुए तांबे के पैसे निकाले और अपनी बहन की हथेली में रख दिए। मेलिसा की भूरी आंखों ने अपने भाई को हैरानी से देखा। क्लेन 2 कदम पीछे हट गया और मुस्कुराया। मिसेज स्मिरिन के पास जाना याद रखें। अपने आप को एक छोटे नींबू केक से पुरस्कृत करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पलके झपकाते ही मेलिसा का मुंह चौड़ा हो गया। अंत में उसने एक शब्द कहा, ठीक है। वह तेजी से घूमी, दरवाजा खोला और सीढ़ी की ओर भागी। एक नदी जमीन को चीरती हुई बहती है जिसके किनारों पर देवदार और मेपल के पेड़ हैं। हवा इतनी ताजी नशीला थी। क्लेन, जो अपना साक्षात्कार समाप्त करने के लिए यहाँ आए थे, उनके पास उनकी रिवॉल्वर थी। उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ी और सार्वजनिक गाड़ी के लिए 6 पेंस का भुगतान किया। वह एक सीमेंटेड रास्ते पर चला और एक 3 मंजिला पत्थर की इमारत के पास पहुंचा जो हरियाली से घिरी हुई थी। ये टिंगन विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ब्लॉक था। ये वास्तव में लोन साम्राज्य के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक होने के योग्य है। यहाँ पहली बार आने के कारण क्लेन ने चलते हुए आह भरी। टिंगन विश्वविद्यालय की तुलना में नदी के ठीक पार स्थित खोए विश्वविद्यालय को केवल जर्जर ही कहा जा सकता है। आहें भरना। जैसे ही 2 चप्पू वाली नावें खोए नदी के ऊपर की ओर बढ़ रही थी, आवाजें धीरे धीरे आ रही थी। व्यवस्थित और लयबद्ध ढंग से चप्पू किए जा रहे थे।
यह एक रोइंग खेल था जो लोन किंगडम के सभी विश्वविद्यालयों में लोकप्रिय था। क्लेन को अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता थी। वह, वेल्च और अन्य लोग खोए विश्वविद्यालय के रोइंग क्लब में शामिल हो गए थे और इसमें बहुत अच्छे थे। ये जवानी है। क्लेन रुका और उदास होकर आह भरने से पहले दूर की ओर देखा। ऐसे नज़ारे अब एक और हफ्ते में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी। जैसे ही वह पेड़ों से घिरी सड़क पर आगे बढ़ा, क्लेन एक 3 मंजिला पत्थर की इमारत के पास रुक गया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण कराने के बाद प्रवेश किया और आसानी से उस व्यक्ति के कार्यालय में पहुंच गए जिसने दूसरी बार उनकी देखभाल की थी। दस्तक दस्तक दस्तक, उसने आधे बंद दरवाजे को हल्के से खटखटाया। अंदर आए। अंदर से एक आदमी की आवाज आई। सफेद शर्ट और काला टक्सीडो पहने एक मध्यम आयु वर्ग के प्रशिक्षक ने जब क्लेन को प्रवेश करते देखा तो भौहें चढ़ गईं। साक्षात्कार में अभी 1 घंटा और है। मिस्टर स्टोन, क्या आप अब भी मुझे याद करते हैं? मैं सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर कोहेन, क्लेन मोरेटी का छात्र हूँ। आपने पहले मेरा अनुशंसा पत्र पढ़ा है। अपनी टोपी उतारते समय क्लेन मुस्कुराया। हार्विन स्टोन ने अपनी काली दाढ़ी पर हाथ फेरा और हैरान होकर पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? मैं साक्षात्कार का प्रभारी नहीं हूँ। यही स्थिति है, मुझे पहले ही नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं आज साक्षात्कार में भाग नहीं लूंगा। क्लेन ने आने का कारण बताया। मैं समझ गया। जब हार्विन स्टोन को कारण पता चला तो वह खड़ा हो गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। बधाई हो, तुम सच में एक विनम्र लड़के हो। मैं प्रोफेसर और वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसरों को सूचित करूंगा। क्लेन ने हार्विन से हाथ मिलाया और उसे विदा करने से पहले थोड़ी बातचीत करने की योजना बनाई। तभी उसने अपने पीछे एक परिचित आवाज सुनी। मोरेटी, तुम्हें दूसरी नौकरी मिल गई। क्लेन ने मुड़कर देखा और एक बुजुर्ग को देखा जिसके सिर पर चांदी के बाल थे, जिसने उसकी छवि पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसकी गहरी नीली आंखें उसके चेहरे में गहराई तक धसी हुई थीं और उस पर कुछ झुर्रियां थीं। वह आदमी अपने काले टक्सीडो में तेज दिख रहा था। शुभ दोपहर गुरु श्री इज़िक, उसने जल्दी से अभिवादन किया। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि खोए विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर थे जो उनके गुरु श्री क्वेंटिन कोहेन भी थे। कोहेन के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का औसत कद का कांस्य रंग की त्वचा वाला व्यक्ति था। उनके चेहरे पर बाल नहीं थे और उन्होंने हाथ में अखबार पकड़ा हुआ था। उसके बाल काले और पुतलियां भूरी थीं। उनके चेहरे की विशेषताएं कोमल थीं क्योंकि उनकी आंखों में अवर्णनीय थकान का भाव प्रकट हो रहा था, जैसे कि उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा हो। उसके दाहिने कान के नीचे एक काला तिल था जो ध्यान से देखने पर ही दिखाई देता था। क्लेन ने उसे पहचान लिया क्योंकि वह खोए विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के व्याख्याता श्री इज़िक थे जो अक्सर मूल क्लेन की मदद करते थे। उन्हें अपने गुरु वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर कोहेन के साथ बहस करने में आनंद आया। उनके बीच अक्सर विचारों का टकराव होता था, लेकिन फिर भी वे सबसे अच्छे दोस्त थे, अन्यथा उन्हें बातचीत के लिए मिलने का आनंद नहीं मिलता। कोहेन ने सिर हिलाया और सहज स्वर में कहा, इज़िक और मैं यहाँ एक अकादमिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। आपको किस तरह की नौकरी मिली? यह एक सुरक्षा कंपनी है जो प्राचीन अवशेषों की तलाश, संग्रह और सुरक्षा करती है। उन्हें एक पेशेवर सलाहकार की जरूरत थी और वे मुझे प्रति सप्ताह 3 पाउंड का भुगतान कर रहे हैं। क्लेन ने वही दोहराया जो उसने कल अपनी बहन से कहा था। इसके बाद उन्होंने समझाया, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इतिहास को सारांशित करने के बजाय उसकी खोज करना पसंद करता हूँ। कोहेन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने न दिखने के बजाय उन्हें सूचित करने के लिए टिंगडन विश्वविद्यालय आने की जहमत उठाई। उसी समय इज़िक ने हस्तक्षेप किया, क्लेन, क्या आप जानते हैं कि वेल्च और नाया के साथ क्या हुआ था? मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वे चोरों द्वारा मारे गए थे। ये घटना सशस्त्र चोरी का मामला बन गई है और यह पहले से ही अखबारों में क्यों है? क्लेन अचंभित रह गया क्योंकि उसने अपने शब्दों को गंभीरता से लिया। मैं विशिष्टताओं के बारे में भी बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। वेल्च ने चौथे युग से सोलोमन साम्राज्य के एंटीगोनस परिवार की एक डायरी प्राप्त की थी। इसकी व्याख्या करने में मेरी मदद मांगी गई थी। मैंने पहले कुछ दिनों तक उनकी मदद की, लेकिन बाद में मुझे मिल गई नौकरी की तलाश में व्यस्त पुलिस 2 दिन पहले भी मेरे पास आई थी। उन्होंने 2 इतिहास शिक्षकों से कोई जानकारी प्राप्त करने की आशा में जानबूझकर सोलोमन साम्राज्य और एंटीगोनस परिवार के संबंध में मामले का खुलासा किया। चौथा युग, कोहेन ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। इज़िक की कांस्य चमड़ी और थकी हुई आंखें सांस लेने से पहले खाली हो गईं। उसने अपने अखबार वाले बाएं हाथ से अपनी कनपी को रगड़ा और कहा, एंटीगोनस। घंटी बजाता है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? जब इज़िक अपने आप में बुदबुदा रहा था, उसने अवचेतन रूप से क्वेंटिन कोहेन पर एक नजर डाली। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसकी यादों को झकझोरने के लिए संकेत की उम्मीद कर रहा था। कोहेन ने अपनी गहरी नीली आंखों के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। मुझे इसका कोई आभास नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर ठीक है, शायद ये सिर्फ एक मूल शब्द साझा करता है। इज़िक ने अपना बायां हाथ नीचे किया और आत्मनिंदा भरी हंसी दी। क्लेन परिणाम से काफी निराश था और वह कुछ और नहीं कर सका। गुरु श्री इज़िक, जैसा कि आप दोनों जानते हैं, मुझे चौथे युग के इतिहास की खोज और पुनर्स्थापना में बहुत रुचि है। यदि आपको कभी भी कुछ याद आता है या प्रासंगिक जानकारी मिलती है तो क्या आप कृपया मुझे लिख सकते हैं? कोई बात नहीं, आज क्लेन के कार्यों के परिणामस्वरूप चांदी के बालों वाले वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर से काफी प्रसन्न थे। इज़िक ने भी सिर हिलाया और कहा, क्या आपका पता भी वही है जो पहले था? अभी के लिए, लेकिन मैं जल्द ही आगे बढ़ूंगा। समय आने पर मैं आपको सूचित करने के लिए एक पत्र लिखूंगा। क्लेन ने सम्मानजनक तरीके से उत्तर दिया। कोहेन ने अपना काला बेत हिलाया और कहा, वास्तव में अब समय आ गया है कि आप एक बेहतर वातावरण वाली जगह पर चले जाएं। उसी समय क्लेन की नजर इज़िक के हाथ में मौजूद अखबार पर पड़ी। उन्होंने कहने से पहले अपने शब्दों पर विचार विमर्श किया। गुरु श्री इज़िक, अखबारों ने वेल्च और नाया के बारे में क्या कहा? मैंने केवल पुलिस से थोड़ा सा सीखा जो जांच के प्रभारी थे। इज़िक जवाब देने ही वाला था कि तभी कोहेन ने अचानक पॉकेट घड़ी निकाली जो एक सुनहरी चेन द्वारा उसके काले टक्सीडो से जुड़ी हुई थी। क्लिक करें। उसने जेब घड़ी खोली और अपनी छड़ी थपथपाई। बैठक शुरू होने वाली है। इज़िक, हम अब और देरी नहीं कर सकते। मोरेटी को अखबार दो। ठीक है। इज़िक ने जो अखबार पढ़ा था उसे क्लेन को सौंप दिया। हम ऊपर जा रहे हैं। एक पत्र लिखना याद रखें। हमारा पता अभी तक नहीं बदला है। यह अभी भी खोए विश्वविद्यालय इतिहास विभाग कार्यालय है। हाँ। वह हंसते हुए पीछे मुड़ा और कोहेन के साथ कमरे से बाहर चला गया। क्लेन ने अपनी टोपी उतार दी और झुक गया। दोनों सज्जनों को जाते हुए देखने के बाद उन्होंने कार्यालय के मालिक हार्विन स्टोन को विदाई दी। वह गलियारे के पार आगे बढ़ा और धीरे धीरे भूरे रंग की 3 मंजिला इमारत से बाहर निकल गया। सूरज की ओर पीट करके उसने अपना बेत उठाया और अखबार खोला और शीर्षक देखा, टिंगडन मॉर्निंग पोस्ट। टिंगडन के पास निश्चित रूप से सभी प्रकार के समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। मॉर्निंग पोस्ट, इवनिंग पोस्ट, द ऑनेस्ट पेपर, बैकलिन डेली ट्रिब्यून, टुसॉक टाइम्स, पारिवारिक पत्रिकाएं और पुस्तक समीक्षाएं हैं। क्लेन ने लापरवाही से उन कई नामों को याद किया जो उसके सामने आए थे। दिमाग
बेशक उनमें से कई स्थानीय नहीं थे, इन्हें भाप इंजनों के माध्यम से वितरित किया गया। अब जबकि कागज बनाने और मुद्रण उद्योग अधिक उन्नत हो रहे थे, अखबार की लागत पहले से ही 1 पैसे की कीमत तक कम हो गई है। जिस दर्शक वर्ग तक ये पहुंचा वह भी व्यापक होता गया। क्लेन ने समाचार पत्र के विवरण की जांच नहीं की, जल्दी से एक सशस्त्र डकैती हत्या रिपोर्ट के साथ समाचार अनुभाग की ओर रुख किया। उद्धरण चिन्ह ... पुलिस विभाग के अनुसार श्री वेल्च के घर का दृश्य बहुत ही भयानक था। वहां सोना, गहने और पैसे गायब थे, साथ ही वह सब कुछ मूल्यवान था जिसे आसानी से ले जाया जा सकता था। एक पैसा भी नहीं बचा था पीछे। यह मानने का कारण है कि यह अपराधियों के एक निर्दयी समूह द्वारा किया गया था जो मिस्टर वेल्च और मैडम नायर जैसे निर्दोष लोगों को मारने से नहीं हिचकिचाएंगे अगर उनके चेहरे पर नजर पड़ जाए। ये हमारे राज्य के कानूनों के लिए पूरी तरह से अवमानना है। ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। कोई भी ऐसी मुठभेड़ नहीं चाहता है। बेशक एक अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने हत्यारे का पता लगा लिया है और मुख्य अपराधी को पकड़ लिया है। हमने किसी भी फॉलोअप पर समाचार प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। रिपोर्टर जॉन ब्राउनिंग। मामले को संभाल लिया गया है और छुपा दिया गया है। जैसे ही क्लेन बुलेवार्ड से गुजरा उसने मुश्किल से ध्यान देने योग्य तरीके से सिर हिलाया। रास्ते में टहलते हुए उसने अखबार पलटा और इस दौरान अन्य समाचार लेख और धारावाहिक भी पढ़े। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए हैं, मानो उस पर सुइयां चुभ रही हों। कोई मुझे देख रहा है, मुझे देख रहे हो, मेरी निगरानी कर रहे हो। जैसे ही क्लेन को एक हल्का सा एहसास हुआ उसके मन में विभिन्न विचार उमड़ पड़े। पृथ्वी पर वापस आकर अंततः उस दृष्टि के स्रोत की खोज करने से पहले उसने एक बार एक अदृश्य दृष्टि को महसूस किया था। हालांकि ये कभी इतना स्पष्ट महसूस नहीं हुआ था जितना कि वह अब अनुभव कर रहा था। मूल क्लेन के स्मृति अंशों में भी यही बात थी। क्या ये स्थानांतरण था या रहस्यमय भाग्य वृद्धि अनुष्ठान जिसने मेरी छठी इंद्रिय को बढ़ाया? क्लेन ने पर्यवेक्षक की तलाश करने की इच्छा का मुकाबला किया। उपन्यास पढ़ने और फिल्में देखने के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी और खोए नदी की ओर देखने से पहले अखबार हटा दिया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर अलग अलग दिशाओं में घुमाते हुए ऐसा व्यवहार किया मानो वह दृश्यों की प्रशंसा कर रहा हो। जैसे ही वह मुड़ा उसने स्वाभाविक व्यवहार किया और अपनी आंखों से सब कुछ ग्रहण कर लिया। पेड़ों, घास के मैदानों और दूर से गुजरते विद्यार्थियों के अलावा वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। लेकिन क्लेन को यकीन था कि कोई उसे देख रहा था। क्लेन का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसके शरीर में तेज धड़कन के साथ खून बह रहा था। उसने कागज खोल दिए और अपना आधा चेहरा ढक लिया, इस डर से कि कहीं किसी को उसके हाव भाव से कुछ गलत न पता चल जाए। इस बीच उसने अपनी छड़ी भींच ली और बंदूक निकालने के लिए खुद को तैयार कर लिया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, क्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जासूसी होने का एहसास तो बना रहा, लेकिन अचानक कोई खतरा नहीं आया। वह कुछ हद तक कठोर तरीके से बुलेवार्ड से गुजरा और सार्वजनिक गाड़ियों के प्रतीक्षा स्थल पर पहुंचा जब संयोग से एक गाड़ी रुकी। आयरन जाउट नहीं, शैंपेन स्ट्रीट। क्लेन ने लगातार उसके विचारों को खारिज कर दिया। उसने मूल रूप से तुरंत घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह अज्ञात उद्देश्यों के पर्यवेक्षक को अपने अपार्टमेंट में ले जाने से डरता था। इसके बाद उन्होंने नाइटहॉक से अपने सहयोगियों से मदद मांगने के लिए जॉटलैंड स्ट्रीट जाने के बारे में सोचा। हालांकि उसने अन्यथा सोचा, उसे डर था कि वह अंततः अपने दुश्मन को सचेत कर देगा और नाइटहॉक्स को बेनकाब कर देगा। इसलिए उन्होंने लापरवाही से कहीं और जगह चुन ली। 6 पेंस, टिकटिंग अधिकारी ने नियमित रूप से उत्तर दिया। क्लेन आज अपने साथ कोई सोने के पाउंड नहीं लाया। उसने पैसे सामान्य स्थान पर छिपा दिए थे और अपने साथ केवल 2 सोली नोट ले गया था। और उसके आने से पहले उसने उतनी ही धनराशि खर्च कर दी थी और उसके पास केवल 6 पेंस ही बचे थे। इसलिए उसने अपने सारे सिक्के निकालकर टिकट अधिकारी को दे दिए। गाड़ी में चढ़ने के बाद उसे एक सीट मिल गई और आखिरकार गाड़ी के दरवाजे बंद होने के साथ क्लेन को लगा कि उसे देखे जाने की बेचैनी गायब हो गई है। जब उसे अपने अंगों में हल्की सी झुंझुनी महसूस हुई तो उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। मुझे क्या करना, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्लेन ने गाड़ी से बाहर देखा और समाधान ढूंढने में अपना दिमाग लगाया। जब तक वह उसे देखने वाले व्यक्ति के इरादों के बारे में स्पष्ट नहीं हो गया तब तक क्लेन को यह मानना पड़ा कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था। उसके मन में कई विचार उठे, लेकिन उसने उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने कभी ऐसी घटना का अनुभव नहीं किया था और उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ मिनटों का उपयोग करना पड़ा। उसे नाइटहॉक्स को सूचित करना था, केवल वे ही वास्तव में इस खतरे से छुटकारा पा सकते थे। लेकिन मैं सीधे वहां नहीं जा सकता, अन्यथा मैं उन्हें बेनकाब कर सकता हूं। शायद यह उनका लक्ष्य हो सकता है। विचारों की इस श्रृंखला का अनुसरण करते हुए क्लेन ने विभिन्न संभावनाओं का अनुमान लगाया क्योंकि उनके विचार स्पष्ट हो गए थे। उफ़, जैसे ही उसे कुछ संयम प्राप्त हुआ उसने सांस छोड़ी। उसने अपने सामने से उड़ते हुए बाहर के दृश्यों को गंभीरता से देखा। शैंपेन स्ट्रीट के रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जब क्लेन ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला तो उसे तुरंत फिर से देखे जाने की असहज अनुभूति हुई। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। उसने अखबार और अपनी छड़ी ली और धीरे धीरे जॉटलैंड स्ट्रीट की दिशा में आगे बढ़ा। परंतु वह उस गली में नहीं गया। इसके बजाय उसने पीछे रेड मूनलाइट स्ट्रीट के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। वहां एक सुंदर सफेद मैदान था, साथ ही नुकीली छत वाला एक बड़ा गिरजाघर भी था। सेंट सेलेना कैथेड्रल, चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस कटिंगेन मुख्यालय। एक आस्तिक के रूप में छुट्टी के दिन मास में भाग लेने या प्रार्थना करने में उनके लिए कुछ भी अजीब नहीं था। कैथेड्रल ने पृथ्वी की गॉथिक शैली के समान डिजाइन प्रदर्शित किया। इसमें एक लंबा, काला और भव्य घंटाघर भी था जो नीले और लाल चेकदार खिड़कियों के बीच स्थित था। क्लेन ने कैथेड्रल में कदम रखा और प्रार्थना कक्ष में एक गलियारे का अनुसरण किया। रास्ते में दागदार खिड़कियां लाल और नीले कांच के पैटर्न से युक्त थी जो रंगीन रोशनी को हॉल में चमकने देती थी। नीला रंग काले के करीब था, लाल लाल चंद्रमा के समान रंग था। इससे आसपास का वातावरण असामान्य रूप से अंधकार में और रहस्यमय लगने लगा। देखे जाने का एहसास गायब हो गया। खुले प्रार्थना कक्ष की ओर बढ़ते हुए क्लेन ने अविचलित व्यवहार किया। यहाँ कोई ऊंची खिड़कियां नहीं थीं। गहरे अंधेरे पर जोर दिया गया था, लेकिन चाप के आकार की पवित्र वेदी के पीछे दरवाजे के ठीक सामने की दीवार पर लगभग 20 गोलाकार मूर्ति के आकार के छेद थे जो उज्ज्वल सूरज की रोशनी को हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देते थे। ये वैसा ही था जैसे पैदल चलने वाले लोग अचानक अंधेरी रात में तारों से भरे आकाश को देखते हैं और चमकते तारों को उनकी पूरी भव्यता, पवित्रता और पवित्रता के साथ देखते हैं। हालांकि क्लेन का हमेशा से मानना था कि देवताओं का विश्लेषण किया जा सकता है और उन्हें समझा जा सकता है, फिर भी वह यहाँ अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सका। बिशप सौम्य स्वर में उपदेश दे रहा था और क्लेन चुपचाप उस गलियारे से नीचे चला गया जिसने प्यूस को 2 स्तंभों में विभाजित कर दिया था। धीरे धीरे सीट लेने से पहले उसने गलियारे के पास एक खाली जगह की तलाश की। अपने सामने बेंच की पीठ पर अपना बेंच झुकाते हुए क्लेन ने अपनी टोपी उतार दी और अखबार के साथ उसकी गोद में रख दी। फिर उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अपना सिर नीचे कर लिया। पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे और नियमित रूप से की गई जैसे कि वह वास्तव में प्रार्थना करने के लिए वहां मौजूद था।
क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अंधेरे में बिशप की आवाज़ सुन रहा था। कपड़ों और भोजन की कमी के कारण ठंड में उनके पास कोई आवरण नहीं है। वे बारिश से भीग जाते हैं और आश्रय के अभाव में चट्टानों के आसपास मंडराते रहते हैं। वे अनाथ हैं जिनकी छाती से छीन लिया गया है, उन पर आशा खो गई है। वे गरीब हैं जिन्हें उचित रास्ते से हटा दिया गया है। एवरनाइट ने उन्हें नहीं छोड़ा बल्कि उन्हें प्यार दिया। एक डॉट 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 उनके प्रवेश करते ही गूंज तेज हो गई। उसके कान ने उसके सामने अंधेरा देखा क्योंकि उसे लगा कि उसकी आत्मा और दिमाग साफ हो गया है। जब तक बिशप ने अपना उपदेश समाप्त नहीं किया और मास समाप्त नहीं किया, तब तक बिशप ने उसके बगल में एक कन्फेशनल दरवाजा खोला और महिलाओं ने लाइन में लगना शुरू कर दिया। क्लेन ने अपनी आंखें खोली और अपनी छड़ी और अखबार के साथ फिर से खड़ा हो गया और 20 मिनट से अधिक समय के बाद उसे लाइन में अपनी जगह मिली। उसके पीछे उसके सामने अंधेरा था। मेरे बच्चे, तुम क्या कहना चाहते हो? लकड़ी के डैम्पर स्क्रीन के पीछे से बिशप की आवाज़ सुनाई दी। क्लेन ने अपनी जेब से 7th यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बैज निकाला और एक उद्घाटन के माध्यम से इसे बिशप को सौंप दिया। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं डन स्मिथ को ढूंढना चाहता हूँ। मानो उस पर मौन अंधकार का संक्रमण लग गया हो। उसका स्वर भी नर्म हो गया। बिशप ने बैज लिया और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहा, कन्फेशन बूथ से दाएं मुड़ें और अंत तक चलें। बगल में एक गुप्त दरवाजा होगा। आपके प्रवेश करने के बाद कोई रास्ता दिखाएगा। जैसे ही वह बोला, उसने कमरे के अंदर एक रस्सी खींची जिससे एक विशेष पुजारी को घंटी सुनाई दी। क्लेन ने अपना बैज वापस ले लिया और अपनी टोपी उतारकर अपनी छाती से लगा ली। घूमने और बाहर निकलने से पहले उसने हल्का सा प्रणाम किया। ये पुष्टि करने के बाद कि देखे जाने का एहसास खत्म हो गया है, उसने अपनी आधी टोपी पहन ली। बिना किसी अत्यधिक भावना के उसने अपनी छड़ी पकड़ी और दाईं ओर मुड़ गया जब तक कि वह एक धनुषाकार वेदी के पास नहीं पहुंच गया। उसे अपनी तरफ वाली दीवार में गुप्त दरवाजा मिला। जल्दी से अंदर घुसने से पहले उसने चुपचाप इसे खोला। गुप्त दरवाजा चुपचाप बंद हो गया और गैस लैंप की रोशनी में एक अधेड़ उम्र का काला वस्त्र पहने पुजारी प्रकट हुआ। यह क्या है? पुजारी ने दृढ़ता से पूछा। क्लेन ने अपना बैज दिखाया और बिशप से जो कहा वह दोहराया। अधेड़ उम्र के पुजारी ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह घूमा और चुपचाप आगे बढ़ गया। क्लेन ने सिर हिलाया और अपनी टोपी उतार दी। वह अपनी काली छड़ी के साथ चुपचाप पीछे पीछे चला। रोजन ने एक बार उल्लेख किया था कि चौराहे से चानिस गेट की ओर बाईं ओर जाने पर सेंट सेलेना कैथेड्रल पहुंचेगा। अयूब 24:8 पुराने नियम से अनुकूलित। नल 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 कदमों की आवाज़ अंधेरे संकरे गलियारे में गूंज रही थी जो अन्यथा खामोश था। पुजारी की गति के साथ चलते हुए क्लेन ने अपनी पीठ सीधी रखी। उसने उससे कोई सवाल नहीं किया या बेकार की बातचीत नहीं की। वह हवाहीन पानी की तरह चुप रहा। भारी सुरक्षा वाले मार्ग से गुजरने के बाद पुजारी ने एक चाबी से एक गुप्त दरवाजा खोला और पत्थर से बनी एक सीढ़ी की ओर इशारा किया। चानिस गेट तक पहुंचने के लिए चौराहे पर बाएं मुड़ें। देवी आपका कल्याण करें। क्लेन ने अपनी छाती पर लाल चांद का संकेत दिखाया। आम लोगों ने शिष्टाचार का पालन किया जबकि धार्मिक लोगों ने अनुष्ठान आशीर्वाद में भाग लिया। महिला की स्तुति करो। पुजारी उसी भाव से लौट आया। क्लेन ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह दीवार के दोनों ओर परिष्कृत जड़े हुए गैस लैंप की सहायता से अंधेरे पत्थर की सीढ़ी से नीचे चला गया। बीच रास्ते में वह अवचेतन रूप से पीछे मुड़ा और उसने पुजारी को प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। वह छाया में था और एक स्थिर मोम की मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा था। क्लेन ने दूसरी ओर देखा और नीचे की ओर बढ़ना जारी रखा। उसे बर्फ जैसी ठंडी पत्थर की पट्टियों वाली जमीन पर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। इससे वह चौराहे पर पहुंच गया। उन्होंने चानिस गेट की ओर रुख नहीं किया क्योंकि डन स्मिथ, जिन्होंने हाल ही में अपनी शिफ्ट पूरी की थी, निश्चित रूप से वहां नहीं थे। वह दाएं मुड़ा और परिचित रास्ता देखा। क्लेन सीढ़ियों की एक और उड़ान से वापस चला गया और ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के अंदर दिखाई दिया। कसकर बंद या आधे बंद दरवाजों को देखकर वह उनमें नहीं घुसा। इसके बजाय वह रिसेप्शन पर गया और देखा कि भूरे बालों वाली एक लड़की मीठी मुस्कान के साथ एक पत्रिका पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। हाय रोजन। क्लेन उसके पास आया और जानबूझकर मेज को झटका दिया। दस्तक। रोजन अचानक उठ खड़ा हुआ और एक कुर्सी को खटखटाया और घबराहट में कहा, हाय आज मौसम अच्छा है। वायु। क्लेन तुम यहाँ क्यों हो? उसने अपनी छाती तपतपाई और कुछ राहत की सांस ली। वह उस युवा महिला की तरह थी जो डर रही थी कि उसके पिता ने उसे स्काइविंग करते हुए पकड़ लिया है। मुझे कैप्टन को ढूंढना है। क्लेन ने सरलता से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि कैप्टन बाहर आ गया है। रोजन ने क्लेन की ओर घूर कर देखा। क्या तुम्हें दस्तक देना नहीं आता? हम तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैं एक सहनशील और दयालु महिला हूँ। खैर, मुझे लेडी शब्द पसंद है। क्या कोई कारण है कि तुम कैप्टन की तलाश कर रहे हो? वह है श्रीमती ओरियाना के सामने वाले कमरे में। भले ही वह परेशान महसूस कर रहा था, क्लेन रोजन से इतना खुश हुआ कि वह मुस्कुराया। उसने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, एक रहस्य। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोजन की आंखें चौड़ी हो गईं और जब वह अपने अविश्वास में डूब गई तो क्लेन ने उसे अलविदा कहने से पहले थोड़ा सा प्रणाम किया। वह रिसेप्शन के विभाजन से गुजरा और दाहिनी ओर के पहले कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आए। डन स्मिथ की गहरी और कोमल आवाज सुनाई दी। क्लेन ने दरवाजे को धक्का दिया और अपने पीछे दरवाजा बंद करने से पहले खोला। उसने अपनी टोपी उतार दी और झुक गया। गुड मॉर्निंग कैप्टन। सुप्रभात, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? डन का काला विंडब्रेकर और टोपी उसके बगल में कपड़े के स्टैंड पर लटक रहे थे। उसने सफेद शर्ट और काली बनियान पहन रखी थी। भले ही उसकी हेयरलाइन काफी ऊंची थी, उसकी भूरी आंखें गहरी थीं और वह अधिक ताजा लग रहा था। कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्लेन ने बिना किसी लांछन के ईमानदारी से उत्तर दिया। डन पीछे झुक गया और अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी गहरी भूरी आंखें चुपचाप क्लेन की आंखों में देखती रहीं। उन्होंने पीछा किए जाने के विषय पर बात नहीं की और इसके बजाय पूछा, आप कैथेड्रल से आए हैं? हाँ, क्लेन ने उत्तर दिया। डन ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने इसके गुणदोषों पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि उन्होंने विषय को वापस बदल दिया। ऐसा हो सकता है कि वेल्स के पिता को हमारी रिपोर्ट में बताए गए मौत के कारण पर विश्वास नहीं है और उन्होंने मामले की जांच के लिए विन सिटी से एक निजी अन्वेषक को काम पर रखा है। मेडिसिशायर के कॉन्स्टेंट सिटी को विन सिटी के नाम से भी जाना जाता था। यह अत्यंत उन्नत कोयला और इस्पात उद्योगों वाला क्षेत्र था। ये लोन साम्राज्य के शीर्ष 3 शहरों में से एक था। क्लेन द्वारा अपनी राय देने की प्रतीक्षा करने से पहले डन ने कहा, यह उस नोटबुक का परिणाम भी हो सकता है। हे, हम जांच कर रहे थे कि वेल्स को एंटीगोनस परिवार की नोटबुक कहाँ से मिली। बेशक, हम अन्य लोगों या संगठनों को खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि वह इस नोटबुक की तलाश कर रहा हो। मुझे क्या करना चाहिए? क्लेन ने गंभीर स्वर में पूछा। बिना किसी प्रश्न के उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पहला कारण था। डन ने तुरंत उसका उत्तर नहीं दिया। उसने अपना कॉफी मग उठाया और एक और मुंह में ले लिया। उसकी आंखों में लहर का जरा भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट जाओ, फिर जो चाहो करना।
कुछ भी, क्लेन एक प्रश्न के साथ लौटा। कुछ भी, डन ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। बेशक, उन्हें डराओ मत या कानून का उल्लंघन मत करो। ठीक है, क्लेन ने गहरी सांस ली और उसे अलविदा कहा। वह कमरा छोड़कर वापस भूमिगत हो गया। वह चौराहे पर बाईं ओर मुड़ा और दोनों दीवारों पर लगे गैस लैंप की रोशनी में नहाकर चुपचाप खाली, अंधेरे और ठंडे रास्ते पर पहुंच गया। उसके कदमों की आवाज गूंजती रही, जिससे वह और अधिक अकेला और भयभीत लग रहा था। जल्द ही क्लेन सीढ़ी पर पहुंच गया। वह आगे बढ़ा और वहां एक छाया खड़ी देखी, अधेड़ उम्र का पुजारी। जब वे मिले तो दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। पुजारी चुपचाप घुमा और रास्ता दे दिया। प्रार्थना कक्ष में लौटने से पहले वह चुपचाप आगे बढ़े। मेहराबदार वेदी के पीछे के गोलाकार छेद अभी भी उतने ही शुद्ध और उज्ज्वल थे, जबकि इमारत के अंदरूनी हिस्से में अंधेरा और सन्नाटा बना हुआ था। कन्फेशनल के बाहर अभी भी पुरुष और महिलाएं कतार में थीं, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम। एक पल इंतजार करने के बाद क्लेन धीरे से अपनी छड़ी और अखबार के साथ प्रार्थना कक्ष से बाहर चला गया, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और सफलतापूर्वक सेंट सेलेना कैथेड्रल से निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने जलता हुआ सूरज देखा। उसे तुरंत ही देखे जाने का परिचित एहसास पुनः प्राप्त हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी बाज की नजर उसके शिकार पर है। अचानक उसके मन में एक प्रश्न उभर आया, पर्यवेक्षक मेरे पीछे गिरजाघर में क्यों नहीं आया? हालांकि मैं अभी भी अपने अस्थायी गायब होने को छुपाने के लिए अंधेरे वातावरण और पुजारी का उपयोग कर सकता था, लेकिन क्या उसके लिए प्रार्थना करने का बहाना करके मेरी निगरानी जारी रखना कठिन होगा? अगर उसने कुछ गलत नहीं किया होता तो खुले और खुले ढंग से चलने में कोई समस्या नहीं होती, है ना? जब तक कि व्यक्ति का कोई काला इतिहास न हो, जिससे वह चर्च से डरता हो या बिशप से डरता हो, ये जानते हुए कि उसके पास एक ब्यूरो की शक्तियां हो सकती हैं। उस मामले में इसके निजी अन्वेषक होने की संभावना बहुत कम है। क्लेन ने सांस छोड़ी और अब वह पहले की तरह घबराया हुआ व्यवहार नहीं करता था। जॉटलैंड स्ट्रीट के चारों ओर और पीछे जाने से पहले उन्होंने एक आकस्मिक सैर की। वह धब्बेदार दीवारों वाली एक प्राचीन शैली की इमारत पर रुका। दरवाजे पर पता 3 था। इसका नाम जाउटलैंड शूटिंग क्लब था। पुलिस विभाग की भूमिगत शूटिंग रेंज का एक हिस्सा कुछ अतिरिक्त धन कमाने के तरीके के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। क्लेन अंदर गया और देखे जाने का एहसास तुरंत गायब हो गया। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना विशेष संचालन विभाग का बैच परिचारक को सौंप दिया। एक संक्षिप्त सत्यापन के बाद उसे एक छोटी सीमित शूटिंग रेंज में भूमिगत ले जाया गया। 10 मीटर का लक्ष्य, क्लेन ने अटेंडेंट को सरलता से सूचित किया। इसके बाद उसने अपनी बगल के पिस्तौलदान से रिवॉल्वर और अपनी जेब से पीतल की गोलियों का डिब्बा निकाला। अचानक निशाना बनाए जाने की भावना ने उसकी खुद को बचाने की इच्छा को उसकी शिथिलता पर विजय दिला दी। इसलिए वह अपनी शूटिंग का अभ्यास करने के लिए आने का इंतजार नहीं कर सका। पिताजी, परिचारक के चले जाने के बाद उसने झटके से सिलेंडर खोला और चांदी के दानों शिकार की गोलियां निकाली। इसके बाद उन्होंने सिलेंडर में सामान्य पीतल की गोलियां भर दी। इस बार उन्होंने मिसफायरिंग को रोकने के लिए न तो कोई खाली जगह छोड़ी, न ही उन्होंने अपनी औपचारिक पोशाक और आधी टोपी उतारी। उन्होंने अपने सामान्य गेटअप में अभ्यास करने की योजना बनाई। आखिरकार किसी दुश्मन या खतरे का सामना करने के बाद उसके लिए चिल्लाना असंभव था, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ और आरामदायक कपड़े पहनने दो। क्लिक करें। क्लेन ने सिलेंडर बंद किया और उसे अपने अंगूठे से घुमाया। अचानक उसने दोनों हाथों में बंदूक पकड़ ली, उसे सीधा उठाया और 10 मीटर से अधिक दूर लक्ष्य पर निशाना साधा। हालांकि उन्हें शूटिंग की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण 1 में अपने अनुभव को याद किया, कैसे लोहे की दृष्टि से एक लाइन बनाई जाए और बंदूक की वापसी के बारे में ज्ञान। सरसराहट, सरसराहट। जबकि उसके कब्जों में सरसराहट हो रही थी, क्लेन ने अपना लक्ष्य और पकड़ने की मुद्रा दोहराई। वह हाईस्कूल की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी के समान गंभीर थे। इसे कई बार दोहराने के बाद वह दीवार से पीछे हट गया और एक लंबी, मुलायम बेंच पर बैठ गया। उसने रिवॉल्वर एक तरफ रख दी, अपनी भुजाओं की मालिश करने लगा और काफी देर तक आराम करता रहा। लकड़ी के हैंडल और कांसे के सिलेंडर वाली रिवॉल्वर उठाने से पहले उन्होंने अपने अभ्यास को याद करते हुए कुछ मिनट बिताए। वह मानक फायरिंग स्थिति में आ गया और ट्रिगर खींच लिया। टकराना। जैसे ही उसका शरीर पीछे हटने लगा, उसका हाथ कांपने लगा। गोली का निशाना चूक गया। टकराना, टकराना, टकराना। अपने प्राप्त अनुभव से लाभ उठाते हुए उन्होंने सभी 6 राउंड समाप्त होने तक बार बार शॉट लगाए। मैं लक्ष्य पर प्रहार करना शुरू कर रहा हूं। क्लेन पीछे हट गया और सांस छोड़ते हुए फिर से बैठ गया। क्लिक करें। उसने सिलेंडर को बाहर घुमाया और 6 गोले जमीन पर गिरने दिए। फिर अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना उसने शेष पीतल की गोलियां अंदर डाल दी। अपनी बांह को आराम देने के बाद क्लेन फिर से खड़ा हुआ और अपनी शूटिंग की स्थिति में लौट आया। टकराना, टकराना, टकराना। लक्ष्य हिलते ही गोलियों की गूंज उठी। क्लेन ने बार बार अभ्यास किया और आराम किया। उसने सभी 30 सामान्य राउंड और शेष 5 पहले से खर्च कर लिए। उसने धीरे धीरे लक्ष्य पर निशाना साधा और सांड की आंख पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। उसने अपने दुखते कंधे घुमाए और अंतिम 5 गोले बाहर फेंक दिए। उसने अपना सिर नीचे किया और जटिल पैटर्न वाली राक्षस शिकार गोलियों को वापस बंदूक में डाल दिया, जिससे मिसफायरिंग को रोकने के लिए एक खाली जगह छोड़ दी गई। रिवॉल्वर को वापस अपनी बगल के होल्स्टर में डालने के बाद क्लेन ने अपने शरीर से धूल को तपतपाया और सड़कों पर लौटने के लिए शूटिंग रेंज से बाहर चला गया। देखे जाने का एहसास एक बार फिर जाग उठा। जब क्लेन धीरे धीरे शैंपेन स्ट्रीट की ओर चल रहा था तो उसे पहले की तुलना में अधिक शांति महसूस हुई। अपने अपार्टमेंट में लौटने से पहले उन्होंने आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर लौटने के लिए एक ट्रैक वाली गाड़ी पर 4 पेंस खर्च किए। जासूसी होने का एहसास बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्लेन ने अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटे बालों वाला लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति और लिनेन शर्ट पहने हुए एक डेस्क पर बैठा था। तुरंत आराम करने से पहले उसका दिल तनावग्रस्त हो गया। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, सुप्रभात नहीं शुभ दोपहर, बेंसन। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि क्लेन और मेलिसा का बड़ा भाई बेंसन मोरेटी था। वह इस वर्ष केवल 25 वर्ष का था, लेकिन उसकी घटती हुई हेयरलाइन और जीर्ण रूप ने उसे लगभग 30 का बना दिया था। उसके काले बाल और भूरी आंखें थीं जो कुछ कुछ क्लेन से मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें क्लेन जैसी फीकी विद्वता का अभाव था। शुभ दोपहर, क्लेन। साक्षात्कार कैसा था? बेंसन मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। उनका काला कोट और आधी टोपी उनके चारपाई बिस्तर के उभार पर लटक रही थी। भयानक, क्लेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। जब उसने बेंसन को स्तब्ध देखा तो क्लेन हंसा और बोला, वास्तव में मैंने साक्षात्कार में भाग ही नहीं लिया। मुझे साक्षात्कार से पहले एक नौकरी मिल गई और इसके लिए प्रति सप्ताह 3 पाउंड का भुगतान किया जाता है। उसने वही दोहराया जो उसने मेलिसा को बताया था दोबारा। जब बेंसन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया तो उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहा हूँ। खैर, ये काम बहुत अच्छा है। उसने आह भरते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है कि काम पर जाने के बाद मैंने सबसे पहले एक अच्छी खबर सुनी। चलो आज रात जश्न मनाएं और कुछ बीफ खरीदें। क्लेन मुस्कुराया, जरूर, लेकिन मेरा मानना है कि मेलिसा को परेशानी महसूस होगी। चलो बाद में दोपहर में कुछ सामग्री खरीदते हैं।
चलो कम से कम 3 सोली लाते हैं। ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो 1 पाउंड 20 सोली के बदले और 1 सोली 12 पेंस के बदले। वहाँ यहाँ तक कि हाफ पेंस और क्वार्टर पेंस जैसे मूल्य वर्ग भी हैं। ऐसी सिक्का प्रणाली बिल्कुल तर्क के विरुद्ध है। मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे मूर्खतापूर्ण सिक्का प्रणाली में से एक होगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने बेंसन की अभिव्यक्ति को कठोर होते देखा। थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कुछ गलत कहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मूल क्लेन के खोए हुए स्मृति अंशों में बेंसन एक स्पष्ट चरम राष्ट्रवादी था जिसने किसी भी नकारात्मकता के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई। बेंसन ने कुछ कदम उठाए और कठोर भाव से उसका खंडन किया। नहीं, यह एक नहीं बल्कि सबसे मूर्खतापूर्ण सिक्का प्रणाली है। इनमें से एक भी नहीं। क्लेन अचंभित हो गया, लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गया। उसने अपने भाई की आंखों में देखा और हंसा। दरअसल बेंसन मजाक उड़ाने में बहुत अच्छे थे। बेंसन ने अपने होठों के कोने उठाए और पूरी गंभीरता से कहा, आपको यह समझना चाहिए कि एक उचित और सरल सिक्का प्रणाली स्थापित करने के लिए किसी को दशमलव प्रणाली को गिनना और समझना आना चाहिए। दुर्भाग्य से उन महत्वपूर्ण लोगों में बहुत कम प्रतिभाएं आंकड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मिंगरू एक सैनिक था। चीन में छात्रों को स्कूली शिक्षा के दिनों में थोड़े समय के लिए छोटे सैन्य कार्यकाल में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह एकदम तीखा और तीखा है। क्लेन जोर से हंसा। अपने पिछले अवतार से प्राप्त समृद्ध अनुभव का उपयोग करते हुए उन्होंने एक और अपमान जोड़ दिया। दरअसल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन महत्वपूर्ण शख्सियतों के पास कोई दिमाग भी हो। अच्छा, बहुत अच्छा। बेंसन ने अंगूठा ऊपर करते हुए जोर से हंसी उड़ाई। क्लेन, तुम पहले से कहीं अधिक विनोदी हो। सांस लेने के बाद उसने कहा, मुझे दोपहर में घाट पर जाना है। मैं कल ही काम से बाहर हूँ। उसके बाद मेरे पास समय होगा दोनों के साथ टिंडन सिटी हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी जाने के लिए। आप आइए देखें कि क्या उनके पास किराए के लिए सस्ते और अच्छे छत वाले घर हैं। इसके अलावा मुझे मिस्टर फ्रैंकी से भी मिलने जाना है। हमारे मकान मालिक? हैरान क्लेन ने पूछा, क्या हमारे वर्तमान मकान मालिक के नाम पर बहुत अच्छे जिलों के कुछ छत वाले घर हैं? बेंसन ने अपने भाई पर नजर डाली और खुश होते हुए कहा, क्या आप उसके साथ हमारा 1 साल का किराए का अनुबंध भूल गए हैं? अभी केवल 6 महीने हुए हैं। हिस, क्लेन ने तुरंत ठंडी हवा का झोंका खींचा। वह सचमुच बात भूल गया था। हालांकि किराया सप्ताह में 1 बार दिया जाता था, लेकिन पट्टा 1 वर्ष का था। यदि वे अब आगे बढ़ते तो यह अनुबंध के उल्लंघन के समान होता। यदि उन्हें अदालत में ले जाया गया तो उन्हें बड़ी रकम की भरपाई करनी होगी। आप में अभी भी सामाजिक अनुभव की कमी है। बेंसन ने अपनी घटती हुई काली हेयरलाइन को छुआ और उदास होकर कहा, यह एक ऐसा खंड था जिसके लिए मैंने तब बहुत संघर्ष किया था। यदि नहीं तो श्री फ्रैंकी इसे केवल 3 महीने के लिए प्रत्येक अनुबंध के लिए हमें पट्टे पर देने के लिए तैयार थे। पैसे वाले लोगों के लिए मकान मालिक हस्ताक्षर करेंगे स्थिर आय पाने के लिए 1 साल, 2 साल या यहाँ तक कि 3 साल के लिए पट्टे। लेकिन हमारे लिए और हमारे पड़ोसियों के लिए मकान मालिकों को लगातार चिंतित रहना होगा कि कुछ बुरा हो सकता है जिससे वे अपने किराए से वंचित हो जाएंगे। वे केवल अल्पकालिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे। उस स्थिति में वे स्थिति के अनुसार कीमतें बढ़ाने की पेशकश कर सकते हैं। क्लेन ने मूल क्लेन की यादों और एक किराएदार के रूप में अपने अनुभव का उपयोग करते हुए संक्षेप में बताया और कहा, यह आज के समाज की क्रूर सच्चाई है। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुबंध के मुद्दे को आसानी से हल किया जा सकता है। सच कहूं तो भले ही हम पर उनका 1 सप्ताह का किराया बकाया हो, मिस्टर फ्रैंकी ने हमें तुरंत बाहर निकाल दिया होता और हमारे पास जो भी मूल्यवान वस्तुएं थी उन्हें जब्त कर लिया होता। आखिरकार उसकी बुद्धि बंदर से भी कम है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अत्यधिक जटिल मामलों को समझ सके। ये सुनकर क्लेन को अचानक सर हम्फ्री का एक मीम याद आ गया। उसने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं बेंसन, आप गलत हैं। क्यों? बेंसन हैरान था। श्रीमान, फ्रैंकी की बुद्धि अभी भी बंदर से थोड़ी अधिक है, क्लेन ने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया। जैसे ही बेंसन जवाब में मुस्कुराते हुए दिखे उन्होंने कहा, अगर वह फॉर्म में है। हाँ, बेंसन ने इसे खोद दिया और जोर से हंसा। उत्साहपूर्ण हंसी की एक श्रृंखला के बाद उसने क्लेन की ओर इशारा किया। क्षण भर के लिए वह अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हो गया। इसके बाद ही वह मौजूदा विषय पर लौटे। निश्चित रूप से एक सज्जन व्यक्ति के रूप में हम ऐसी बेशर्म रणनीति नहीं अपना सकते। मैं कल मिस्टर फ्रैंकी के साथ इस पर चर्चा करूंगा। मेरा विश्वास करें, वह आसानी से आश्वस्त हो जाते हैं। क्लेन को बेंसन की बात पर कोई संदेह नहीं था। गैस पाइपों का अस्तित्व उत्कृष्ट प्रमाण था। भाइयों के बीच कुछ बेकार की बातचीत के बाद पिछली रात की तली हुई मछली के अवशेषों को कुछ सब्जियों के साथ सूप में बनाया गया। उबलने की प्रक्रिया के दौरान भाप ने राई की रोटी को गीला कर दिया। ब्रेड पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर क्लेन और बेंसन ने सादा भोजन किया, लेकिन वे इससे बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार मक्खन की सुगंध और मिठास ने उन्हें अंतहीन स्वाद दिया। बेंसन के जाने के बाद क्लेन 3 सोली नोट और कुछ अतिरिक्त पैसे के साथ लेट्यूस और मीट बाजार की ओर चला गया। उन्होंने 1 पाउंड गोमांस पर 6 पेंस और कुछ हड्डियों वाली ताजी और रसीली मछली पर 7 पेंस खर्च किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आलू, मटर, मूली, रूबर, सलाद और शलजम, साथ ही मेहंदी, तुलसी, जीरा और खाना पकाने के तेल जैसे मसाले खरीदे। इस पूरे समय के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता रहा कि उन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन कोई शारीरिक बातचीत नहीं हुई। स्मिरिन बेकरी में कुछ समय बिताने के बाद क्लेन घर लौट आया और अपनी बांह की ताकत को प्रशिक्षित करने के लिए किताबों जैसी भारी वस्तुओं के साथ वजन उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सैन्य मुक्केबाजी द्वारा अभ्यास करने की योजना बनाई थी, जो उन्होंने छात्रों के लिए अपने अनिवार्य सैन्य कार्यकाल से सीखा था। हालांकि वह पहले ही स्कूल की रेडियो व्यायाम दिनचर्या को भूल चुका था, मुक्केबाजी तो बिल्कुल भी नहीं, जो केवल सैन्य कार्यकाल के दौरान सिखाई जाती थी। हताश होकर वह केवल कुछ सरल ही कर सका। क्लेन ने खुद पर ज्यादा जोर नहीं डाला क्योंकि इससे उसे थकान हो सकती थी और इस तरह वह अधिक खतरे में पड़ सकता था। उन्होंने एक उचित ब्रेक लिया और मूल क्लेन के नोट्स और अध्ययन सामग्री को पढ़ना शुरू कर दिया। वह चौथे युग के संबंध में कुछ भी दोबारा पढ़ना चाहता था। ... शाम को बेंसन और मेलिसा एक डेस्क के सामने बैठे थे। भोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की तरह करीने से रखा गया था। व्यंजनों की सुगंधों की एक समृद्ध धुन से बनी थी। उबले हुए गोमांस की मनमोहक खुशबू, स्पष्ट रूप से कोमल आलू, गाढ़े मटर के सूप की मिठास, उबले हुए रुबर के मधुर स्वाद और मक्खन की मिठास, राई की रोटी। बेंसन ने लार का एक कॉर्गटक लिया और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो क्लेन एक प्लेट में कुरकुरी मछली रख रहा था। उसने महसूस किया कि तेल की सुगंध उसकी नाक के माध्यम से उसके गले में और फिर उसके पेट में प्रवेश कर रही है। कराहना। उनके पेट ने स्पष्ट विरोध किया। क्लेन ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और साफ सुथरी मेज के बीच में रखने से पहले तली हुई मछली की एक प्लेट उठाई। इसके बाद वह अलमारी में लौटा और जिंजबीयर के 2 बड़े कप निकाले और उन्हें वहां रख दिया जहां वह और बेंसन बैठे थे। वह मेलिसा को देखकर मुस्कुराया और नींबू का हलवा निकाला जैसे कि वह कोई जादू कर रहा हो। हम बियर लेंगे जबकि आप ये लेंगे। उद्धरण चिन्ह ...
धन्यवाद। मेलिसा ने नींबू का हलवा लिया। जब बेंसन ने ये देखा तो उसने अपना धैर्य बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये क्लेन को एक अच्छी नौकरी मिलने का जश्न मनाने के लिए है। क्लेन ने अपना कप उठाया और मेलिसा के नींबू के हलवे के साथ मिलाने से पहले उसे बेंसन के साथ मिलाया। महिला की स्तुति करो। गल्प। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और पानी पी लिया। मसालेदार एहसास ने उसके गले को गर्म कर दिया, जिससे उसे बहुत अच्छा स्वाद आया। अपने नाम के बावजूद जिंजर में अल्कोहल नहीं था। यह अदरक के तीखेपन और नींबू के खट्टेपन का मिश्रण था, जिससे इसका स्वाद बियर जैसा हो गया था। यह एक प्रकार का पेय था जो महिलाओं और बच्चों दोनों को स्वीकार्य लगता था। हालांकि मेलिसा को इसका स्वाद पसंद नहीं आया। महिला की स्तुति करो। बेंसन ने भी एक और पी लिया, जबकि मेलिसा ने नींबू का हलवा निगल लिया। अनिच्छा से निगलने से पहले उसने उसे बार बार चबाया। इसे आजमाए। क्लेन ने अपना कप नीचे रखा और अपना कांटा और चम्मच उठाया और खाने की मेज की ओर इशारा किया। वह अपने गाढ़े मटर के सूप के प्रति सबसे अधिक निराशावादी था। आखिरकार उसने पृथ्वी पर इतनी अजीब चीज कभी नहीं खाई थी। वह बस मूल क्लेन की स्मृति के टुकड़ों से नुस्खा अपना सकता था। सबसे बड़े भाई के रूप में बेंसन समारोह में खड़े नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने एक चम्मच मसले हुए आलू को खोदकर अपने मुंह में भर लिया। फेंटे हुए आलू को अच्छी तरह उबाला गया और उसमें चर्बी का हल्का स्वाद और पर्याप्त नमक मिलाया गया। इससे उसकी भूख बढ़ गई और लार टपकने लगी। नहीं बुरा, नहीं बुरा, बेंसन ने स्पष्ट प्रशंसा की। यह उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट है जो मैंने काम पर खाया था। उन्होंने केवल मक्खन का उपयोग किया। आखिरकार यह मेरी विशेषताओं में से एक है। क्लेन ने प्रशंसा स्वीकार की। ये सब वेल्च के स्थान पर शेफ की शिक्षाओं का धन्यवाद है। मेलिसा ने बीफ सूप को देखा। हरी तुलसी की पत्तियां, हरे सलाद के पत्ते और मूली रंगीन सूप में डूबे हुए थे, जो कोमल गोमांस को ढक रहे थे। सूप साफ था और उसकी खुशबू मनमोहक थी। उसने गोमांस का एक टुकड़ा काटा और उसे चबाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। नरम पकाए जाने के बावजूद गोमांस में थोड़ी चबाने की क्षमता बरकरार रही। नमक का मिश्रण, मूली की मिठास और तुलसी के पत्तों का तीखापन गोमांस की स्वादिष्टता को पूरा करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि वह उसे अनुमोदन दे रही है, लेकिन वह उसे चबाना बंद नहीं कर सकी। क्लेन ने इसे चखा और महसूस किया कि यद्यपि यह स्वादिष्ट था, लेकिन अफसोस के बिना नहीं था। यह अभी भी उसके सामान्य मानक से बहुत दूर था। आखिरकार उसके पास कुछ मसालों की कमी थी और वह केवल प्रतिस्थापन का उपयोग कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका स्वाद अलग था। बेशक सर्वोत्तम मानकों के साथ भी कोई केवल उन्हीं व्यंजनों से काम चला सकता है जो उसने व्यक्तिगत रूप से पकाया है। अचानक उनके दिल में बेंसन और मेलिसा के लिए दर्द हुआ, जो दुनिया के प्रति अपनी दृष्टि खो चुके थे। गोमांस का एक टुकड़ा निगलने के बाद क्लेन ने तली हुई डिस्कॉक मछली का एक टुकड़ा उठाया, जिस पर जीरा और मेहंदी छिड़का हुआ था। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से कोमल था। चारे एकदम सुनहरे भूरे रंग के थे और नमकीनपन और तेल की खुशबू एक दूसरे से गुंथी हुई थी। थोड़ा सिर हिलाते हुए क्लेन ने उबले हुए रूबर का एक टुकड़ा खाया और उसे यह स्वादिष्ट लगा। इससे मांस के चिपचिपे स्वाद से छुटकारा मिल गया। आखिरकार उसने साहस जुटाया और एक कटोरी गाढ़े मटर का सूप निकाला। बहुत मीठा और बहुत खट्टा। क्लेन मुंह चढ़ाए बिना नहीं रह सका। हालांकि बेंसन और मेलिसा को चखने से संतुष्ट दिखने के बाद उसे अपने स्वाद पर संदेह होने लगा। वह अपनी जीभ को साफ करने के लिए जिंजर का एक और पीने से खुद को नहीं रोक सका। भोजन के अंत तक भाई बहनों का पेट भर गया। वे काफी देर तक कुर्सियों पर पड़े रहे। आइए हम एक बार फिर महिला की प्रशंसा करें। बेंसन ने अपनी जिंजर बियर उठाई, जिसका केवल एक और बचा था, जैसा कि उसने संतुष्टि में कहा। महिला की स्तुति करो। क्लेन ने अपने पे का आखिरी टुकड़ा पी लिया। महिला की स्तुति करो। मेलिसा ने आखिरकार नींबू के हलवे का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाला और उसके मुंह से गुजरते हुए स्वाद का आनंद लिया। जब क्लेन ने यह देखा तो उसने उसकी मूर्खता का फायदा उठाया और मुस्कुराया। मेलिसा, ये सही नहीं है। आपको शुरुआत में वह चीज़ खानी चाहिए जो आपको सबसे स्वादिष्ट लगती है। इस तरह आप इसके सबसे स्वादिष्ट पहलुओं की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं। जब आप तृप्त हों तो इसे चखना भोजन के साथ न्याय नहीं करेगा। नहीं, यह अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना हो सकता है, मेलिसा ने दृढ़ता और हठपूर्वक उत्तर दिया। भाई बहनों ने खुश होकर बातें की और अपना भोजन पचाने के बाद उन्होंने प्लेटें, कटलरी साफ की और मछली तलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल जमा कर लिया। खुद को व्यस्त करने के बाद ये रिवीजन का समय था। एक ने अपने लेखांकन ज्ञान को ताज़ा किया, जबकि दूसरे ने अध्ययन सामग्री और नोट्स पढ़ना जारी रखा। समय भरपूर व्यतीत हुआ। 11 बजे भाई बहन ने गैस लैंप बुझा दिया और नहा धोकर सोने चले गए। डॉट डॉट डॉट। क्लेन को घबराहट महसूस हुई जब उसने अपने सामने अंधेरे को देखा। काले विंडब्रेकर और आधी टोपी पहने हुए एक आकृति क्लेन की दृष्टि में अचानक प्रकट हुई। ये डन स्मिथ था। कप्तान। क्लेन झटके से जाग गया और उसे पता चला कि वह सपना देख रहा था। डन की भूरी आंखें शांत रहीं, मानो वह किसी मामूली बात का जिक्र कर रहा हो। कोई आपके कमरे में चुपचाप घुस आया है। अपनी रिवॉल्वर उठाओ और उसे गलियारे में ले जाओ, बाकी हम पर छोड़ दो। कोई मेरे कमरे में चुपचाप घुस आया है। आखिरकार पर्यवेक्षक ने कार्रवाई की। क्लेन डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन आगे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उसकी आंखों के सामने का दृश्य तुरंत बदल गया और बुलबुले फूटने की तरह रंगों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। जैसे ही क्लेन ने ध्यान से अपना सिर घुमाया तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने खिड़की की ओर देखा और देखा कि एक पतली लेकिन अपरिचित पीठ उसकी मेज पर खड़ी है और चुपचाप कुछ खोज रही है। वैडम, वैडम, वैडम। क्लेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक विस्तार करने से पहले यह एक झुरमुट में सिकुड़ गया। इससे उसका शरीर धीरे से कांपने लगा। एक क्षण ऐसा आया जब वह लगभग भूल ही गया कि उसे क्या करना है, जब तक कि छिपी हुई आकृति अचानक रुक न जाए। आकृति ने उसके कानों को थोड़ा चुभाया, जैसे कि कोई बदलाव सुन रहा हो। जैसे ही क्लेन ने अपनी बुनियादी संज्ञानात्मक क्षमताओं को पुनः प्राप्त किया, उसके मस्तिष्क से रक्त वापस बहने लगा। वह रिवॉल्वर की लकड़ी की पकड़ के लिए तकिए के नीचे पहुंचा। जैसे ही वह तेजी से शांत हुआ, उसे दृढ़ लेकिन सहज एहसास महसूस हुआ। उसने चुपचाप और धीरे से रिवॉल्वर निकाली और अतिक्रमणकारी के सिर पर निशाना साधा। सच कहूं तो उसे घुसपैठिए पर प्रहार करने का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि अभ्यास के दौरान वह पहले से ही लक्ष्य को स्थिर रूप से हिट करने में सक्षम था। एक गतिशील व्यक्ति और एक निश्चित लक्ष्य पूरी तरह से अलग थे। वह इतना अहंकारी नहीं था कि दोनों को एक साथ उलझा सके। हालांकि उसे अपने पिछले जीवन की कुछ बातें धुंधली याद थीं। सामान्य विचार यह था कि एक परमाणु हथियार अपने प्रक्षेपण से पहले सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता था। यह सिद्धांत उनकी वर्तमान स्थिति में कायम रहा। गोली चलाने से पहले सबसे अच्छी रोकथाम थी। ट्रिगर न खींचने या अंधाधुंध गोली चलाने से घुसपैठिया यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि वह पूरी तरह से नौसिखिया था या नहीं, जिसके गायब होने की बहुत अधिक संभावना थी। उसकी चिंताएं और भय उसे और अधिक विचार विमर्श करने पर मजबूर कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप वह खुद को रोक लेगा।
एक क्षण में उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। इसने तुरंत क्लेन को निर्णायक बना दिया। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो खतरे का सामना करने पर शांत हो जाता था। इसके बजाय उसने पहले ही उस स्थिति की कल्पना कर ली थी जब उसने पर्यवेक्षक का सामना किया था, हमला करने के बजाय डराने धमकाने का उपयोग करते हुए। फूडहॉलिक साम्राज्य का एक मुहावरा था, जहां सावधानी है वहां कोई खतरा नहीं होगा। जब क्लेन ने घुसपैठिए पर अपनी बंदूक तान दी तो वह पतला आदमी अचानक स्तब्ध हो गया, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसके बाद उसने एक आवाज सुनी जिसमें हंसी छिपी हुई थी। शुभ संध्या श्रीमान। दुबले पतले आदमी ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ रखे थे और उसका शरीर तनावग्रस्त लग रहा था। क्लेन निचली चारपाई पर बैठ गया। उसने रिवॉल्वर से उस व्यक्ति के सिर पर निशाना साधा और जितना हो सके इत्मीनान से और स्वाभाविक रूप से बोलने की कोशिश की। कृपया अपने दोनों हाथ उठाएं और चारों ओर घूमें। इसे धीरे धीरे करने का प्रयास करें। सच कहूं तो मैं बहुत डरपोक हूं और मैं आसानी से घबरा जाता हूं। यदि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं तो मैं डर सकता हूं और मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां मैं चूक जाऊं। हाँ, ये सही है। दुबले पतले आदमी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा मोड़ने से पहले उन्हें अपने सिर के पास रख लिया। पहली चीज जो नजर में आई वह साफ बटन वाला एक काला टाइट सूट था। इसके बाद उसने भूरी बाहों का एक जोड़ा पकड़ा जो मोटी और तीखी थी। घुसपैठिए की गहरी नीली आंखों में डर नहीं झलक रहा था, बल्कि वह एक क्रूर जानवर की तीव्रता के साथ क्लेन को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर क्लेन एक सेकंड के लिए भी लापरवाह हुआ तो दूसरा व्यक्ति आगे बढ़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने शांत और उदासीन दिखने की पूरी कोशिश करते हुए हैंडल को कसकर भींच लिया। जब वह दुबला पतला आदमी पूरी तरह से उसके सामने आ गया तभी क्लेन ने अपनी टुड्डी दरवाजे की ओर झटका दी। उसने धीरे से और धीरे से कहा, सर, इसे बाहर ले जाएं। दूसरों के खूबसूरत सपनों में खलल न डालें। ओह, अपनी गति धीमी रखें। अपने कदम भी थोड़े हल्के करें। यह एक सज्जन व्यक्ति के लिए बुनियादी शिष्टाचार है। जैसे ही उस पतले आदमी ने क्लेन पर नजर डाली, उसकी ठंडी पुतलियां लुढ़क गईं। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलते हुए अपने हाथ ऊपर उठाता रहा। रिवॉल्वर के निशाने पर उसने हैंडल घुमाया और धीरे से दरवाजा खोला। जब दरवाजा आधा खुला था तो वह अचानक नीचे गिर गया और आगे की ओर लुढ़क गया। तेज हवा से दरवाजा खींच गया और वह धड़ाम से बंद हो गया। ओह, बेंसन, जो ऊपर की चारपाई पर था, उत्तेजित हो गया। वह लगभग स्तब्ध होकर उठ बैठा। उसी क्षण बाहर से एक इत्मीनान और शांत धुन ने प्रवेश किया। भारी और आरामदायक आवाज में गाना शुरू हो गया। ओह, भयावहता का खतरा, क्रिम्सन की आशा रोती है। कम से कम एक बात निश्चित है कि यह जीवन उड़ जाता है। एक बात निश्चित है और बाकी सब झूठ है। जो फूल एक बार खिल गया वह हमेशा के लिए मर जाता है। एक कविता में दूसरों को शांत करने और आराम देने की शक्ति थी। बेंसन, जो शीर्ष चारपाई पर थे, और मेलिसा, जो दूसरे कमरे में था, उनकी घबराहट के बीच फिर से सो गया। क्लेन का शरीर और दिमाग भी शांत था। वह लगभग जम्हाई ले रहा था। जिस तरह से वह पतला आदमी चला गया था वह इतना फुर्तीला था कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। दरवाजा, वह मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन ट्रिगर खींचने से गोली नहीं चलेगी। उसके बाद क्लेन ने धैर्यपूर्वक लड़ाई का इंतजार करते हुए आधी रात की कविता सुनी बाहर समाप्त होने तक। 1 मिनट के भीतर शांत संगीत, जो एक झील की सतह पर चांदनी के प्रतिबिंब जैसा था, बंद हो गया और अंधेरी रात ने अपनी गहरी चुप्पी फिर से शुरू कर दी और खाली कक्ष को दूर ले गया और उसका इंतजार करने लगा परिणाम। वह बेचैनी से पूरे 10 मिनट तक इंतजार करता रहा। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या उसे जांच करनी चाहिए, उसने दरवाजे से डन स्मिथ की शांत और गर्म आवाज सुनी। ये तय है। उफ, क्लेन ने सांस छोड़ी। उसने अपनी रिवॉल्वर पकड़ ली और उसकी चाबी ले ली। नंगे पांव वह सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा और चुपचाप उसे खोलकर काले विंडब्रेकर और आधी टोपी को देखा। डन स्मिथ अपनी गहरी और शांत भूरी आंखों के साथ वहां खड़ा था। उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और डन के पीछे गलियारे के अंत तक गया और कमजोर लाल चांदनी के बीच खड़ा हो गया। मुझे उसके सपने में प्रवेश करने में कुछ समय लगा, डन ने खिड़की के बाहर लाल चांद को देखते हुए शांति से कहा। क्या आप उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं? क्लेन को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। डन ने सिर हिलाया और कहा, एक प्राचीन संगठन जिसे गुप्त आदेश के रूप में जाना जाता है। वे चौथे युग में स्थापित किए गए थे और सोलोमन साम्राज्य और उस काल के कई गिरे हुए अभिजात वर्ग से संबंधित हैं। हे, एंटीगोनस परिवार की डायरी उनसे आई थी। कारण एक सदस्य की लापरवाही के कारण ये प्राचीन वस्तुओं के बाजार में प्रवेश कर गया और बेचने इसे प्राप्त कर लिया। उनके पास इसकी तलाश में लोगों को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्लेन के प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ने से पहले रुक गया। सुरागों के आधार पर हम उनके बचे हुए सदस्यों को भी पकड़ लेंगे। खैर, इसका अंत बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ये लोग नालियों में छिपने में चूहों जितने ही अच्छे हैं, लेकिन कम से कम वे इस बात पर विश्वास करेंगे कि हमारे पास संभावना है एंटीगोनस परिवार की नोटबुक प्राप्त की या हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। जब तक कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं है, वे जीवित रहने के लिए ऑपरेशन को छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या होगा यदि नोटबुक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है? क्लेन ने चिंतित होकर पूछा। डन बिना कोई उत्तर दिए मुस्कुराया। इसके बजाय उन्होंने कहा, हम गुप्त आदेश के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस बार हमारी सफलता आपके तेज बुद्धि के कारण है। ये योगदान आपका है। छिपे हुए खतरों की संभावना के प्रकाश में और कैसे बड़ी हुई धारणा उन्हें खोजने में सहायता करेगी। नोटबुक आपके पास चुनने का मौका है। चुनने का मौका। क्लेन ने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया क्योंकि उसकी सांसें अवचेतन रूप से भारी हो गई थीं। डन ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट मिटा दी और पूरी गंभीरता से कहा, क्या आप एक बियर्डो बनना चाहते हैं? आप केवल अधूरे अनुक्रम का शुरुआती अनुक्रम चुन सकते हैं। बेशक, आप इस अवसर को छोड़ सकते हैं और संचय करना चुन सकते हैं। आपने जो योग्यता अर्जित की है। फिर आपको बस तब तक इंतजार करना होगा जब तक आपके लिए स्लीपलेस बनने के लिए पर्याप्त जगह न हो, जो कि देवी द्वारा नाइटहॉक्स को दिया गया पहला पूर्ण अनुक्रम भी है। वास्तव में क्लेन को खुशी महसूस हुई और उसे कोई झिझक नहीं हुई। भावनाएं उन्होंने पूछने की पहल की, फिर मैं अनुक्रम 9 में से कौन सा चुन सकता हूँ? मुझे ये तय करने के लिए विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि क्या छोड़ना है या स्वीकार करना है। साथ ही डन ने पलटकर कौन सा चुनना है उसने क्लेन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, स्लीपलेस के अलावा चर्च में 3 अनुक्रम 9 औषधि सूत्र हैं। उनमें से एक मिस्ट्री प्राय है जो पावर और नील को भी नियंत्रित करता है। हे, संभवतः रोजन ने आपसे इसका उल्लेख किया होगा। वह कभी भी अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकती। क्लेन अजीब तरह से मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। शुक्र है, डन ने इसे जारी रखते हुए कोई आपत्ति नहीं जताई। हमारा मिस्ट्री प्राय पोषण फॉर्मूला और बाद के अनुक्रम जो सीधे तौर पर जंजीर में बंधे नहीं हैं, मूसा तपस्वी आदेश से प्राप्त किए गए थे। उस समय यह कहा गया था कि उन्हें अभी तक भ्रष्टाचार में नहीं पड़ना था। वे अपनी नैतिकता और उपदेशों पर कायम रहे, अपने में दृढ़ रहे ज्ञान की खोज।
उन्होंने अपने रहस्यों को पूरी तरह से गोपनीय रखा। आदेश में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मिस्ट्री प्रायर बनने के बाद 5 साल तक बोलने से रोक दिया जाएगा, ताकि वे मूसा के आदर्श वाक्य को विकसित और बढ़ा सके। तपस्वी आदेश, जैसा आप चाहें वैसा करें, लेकिन कोई नुकसान न करें, उनसे शुरू हुआ। मिस्ट्री प्रायर्स के पास जादू, जादूटोना, ज्योतिष और अन्य रहस्यमय ज्ञान की व्यापक लेकिन अल्पविकसित समझ है। वे काफी संख्या में जादुई अनुष्ठानों को भी जानते हैं, लेकिन वे पदार्थ के बीच छिपे कुछ अस्तित्वों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा और एक ब्यूरो के रूप में अपनी शक्तियों का सम्मान करना होगा। हमारे पास इस अनुक्रम का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, जिसके कारण यह एक अधूरी श्रृंखला है। उदाहरण के लिए, इसका अनुक्रम 8, बेशक शायद पवित्र कैथेड्रल में यह है। ये काफी हद तक मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया, इस हद तक कि उसे चुनने की इच्छा हो। शुक्र है, उसे अभी भी कुछ बातें याद हैं। बाकी 2 के बारे में क्या? दूसरे प्रकार को कॉपस कलेक्टर नाम दिया गया है। दक्षिणी महाद्वीप में मृत्यु की पूजा करने वाले बहुत से पंथवादी इसे चुनते हैं। औषधि का सेवन करने के बाद अज्ञानी मृत आत्माएं उन्हें अपनी तरह का एक समझ लेंगी और उन पर हमला नहीं करेंगी। वे प्रतिरोध हासिल कर लेंगे शवों की आभा की ठंड, क्षय और संक्षारण। वे सीधे तौर पर बुरी आत्माओं के एक हिस्से को देखने और मरे हुए प्राणियों की विशेषताओं और कमजोरियों को देखने में सक्षम होंगे। साथ ही हमारे पास अनुक्रम 8 और अनुक्रम 7 भी है, इसका अनुसरण करता है। हे आप शायद अनुक्रम 7 का अनुमान लगा सकते हैं। स्पिरिट मीडियम इसे तब्दीली ने चुना था। डन ने विस्तार से वर्णन किया। स्पिरिट मीडियम रहस्यमय और शांत प्रतीत होता है, लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं वह रहस्यवाद के ज्ञान को समझना है। क्लेन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसने बस इतना किया कि चुपचाप सुनता रहा। डन स्मिथ ने लाल चंद्रमा की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, हमारे पास केवल तीसरे प्रकार का अनुक्रम 9 है। क्या पवित्र कैथेड्रल में यह है? मुझे यकीन नहीं है। इसे सीर कहा जाता है। दृष्टा, क्लेन की पुतलियां संकुचित हो गईं क्योंकि उसे वह अफसोस याद आया जो सम्राट रोसेले ने अपनी डायरी में छोड़ा था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने अप्रेंटिस, मैरॉडर या सीयर को नहीं चुना। रुबैयत के अंग्रेजी अनुवाद से अनुकूलित। क्लेन ने अपने सामान्य स्वभाव में बने रहने की पूरी कोशिश की और वास्तविक रुचि के साथ पूछा, सीर्स के पास क्या क्षमताएं हैं? आपका प्रश्न गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए, सीर पोषण का सेवन करने से क्या क्षमताएं मिलती हैं? डन स्मिथ ने अपना सिर हिलाया और हंसे। उसकी दूसरी पुतलियां और चेहरा चांद से दूर हो गए क्योंकि उसके चेहरे की आकृतियां छाया में छिप गईं। इसमें कई तरह की चीजें शामिल हैं, एस्ट्रोमेंसी, कटोमेंसी, आध्यात्मिक पेंडुलम और रोना। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि औषधि का सेवन करने से आप तुरंत उन सभी को समझ लेंगे। औषधि आपको केवल योग्यता और क्षमता से लैस करती है, इसे सीखने के लिए। चूंकि उनके पास दुश्मनों से लड़ने के प्रत्यक्ष साधनों की कमी है। आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि किसी जादुई अनुष्ठान की स्थापना के लिए बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। ये युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए रहस्यवाद के ज्ञान के संदर्भ में एक दृष्टा एक रहस्य साधक की तुलना में अधिक विद्वान और पेशेवर होगा। ऐसा लगता है कि यह मेरी आवश्यकताओं से भी मेल खाता है। हालांकि दुश्मनों से सीधे निपटने के साधनों की कमी काफी दुविधापूर्ण है। इसके अलावा एवरनाइट देवी के चर्च में संभवतः बाद के अनुक्रम नहीं है। पवित्र कैथेड्रल संभवतः मुख्यालय कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी को संदर्भित करता है। अपने दुश्मनों के खिलाफ निम्न अनुक्रम ब्यूरोज के लिए उपलब्ध साधन हो सकते हैं, आग्नेयास्त्रों से तुलनीय नहीं। क्लेन अपने दिमाग को जोर जोर से लगाते हुए गहरी सोच में पड़ गया। वह मिस्ट्री प्रायर्स और सीएस के बीच आगे पीछे होता रहा। जब उसने ये देखा तो डन स्मिथ मुस्कुराया। किसी निर्णय में जल्दबाजी